गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह के में आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक और हमारे साथ एक सवाल। और सवाल आपसे तो है ही है, लेकिन आज ज्यादा सवाल मेरा सबीन से है जी। सवाल यह है, व्हाट इज द रेसिपी ऑफ फैंटास्टिक टी? मुझे लगता है रेसिपी कोई भी हो पाकिस्तान में बनने वाली, चाहे वो ढाबे की चाय हो, चाहे वो किसी फैंसी रेस्टोरेंट में बनने वाली चाय हो, किसी नॉर्मल होटल में हो, घर में बनती हो या फिर आर्मी मेस में बनती हो, चाय तो हमेशा हमारी फैंटास्टिक ही होती है। और इसका दावा दुश्मन ने भी किया है। 5 साल पहले अभिनंदन की मेहमान नवाजी की गई थी और उनको बिन बुलाए मेहमान थे, उनकी मेहमान नवाजी की गई थी, उनको चाय पिलाई गई थी। उन्होंने कहा था कि टी इज फैंटास्टिक। कॉस्ट क्या थी? ज्यादा नहीं, बस ये कोई 2 जहाज, 2 जंगी जहाज उनके, ये कॉस्ट थी। ओनली 2। हाँ, वरना अगर ज्यादा आते तो फिर कॉस्ट बढ़ जाती। तो जिसने आने की कोशिश की नापाक अज़ाइम के साथ, उसके साथ पाकिस्तान ने क्या किया ये हम सब जानते हैं। 5 साल हो गए हैं, आज है सरप्राइज डे। क्योंकि पाकिस्तान ने कहा था कि पाकिस्तान सरप्राइज देगा, और फिर पाकिस्तान ने 27 फरवरी 2019 को भारत को बड़ा सरप्राइज दिया था। कैसे बहादुर पाकिस्तानी फजाइया ने कमाल जंगी हिकमत अमली के साथ भारतीय फौज को तिगनी का नाच नचाया था, कि जिस तरह भारतीय फौज ने हमारी सरजमीन बल्कि हमारी फजाई हुदूद की कैसे खिलाफ वर्जी की, और कैसे हमने उनके 2 जंगी तैयारे गिराए और उनका पायलट अभिनंदन उसको पकड़ा, और उसके बाद भारत को सारी दुनिया में इबरत का निशान बनाया। और इससे पहले जरा इसका बैकग्राउंड है, जैसे दुश्मन ने पुलवामा वाक़े का बहाना बनाकर पाकिस्तानी कौम पाक फौज को ललकारा था, और उसके तैयारों ने 25 और 26 फरवरी 2019 की दरमियानी शब बालाकोट में जाली ऑपरेशन का ड्रामा रचाया था। तो हम ये कहते हैं कि वो आए थे और हमारे दरख्तों को शहीद करके चले गए थे, लेकिन जब दोबारा आए थे तो अपने 2 जहाज गवा के गए थे, इज्जत गवा के गए थे। जैसे उनका पायलट यहां पर गिरा था, लेकिन आप ये देखिए कि फिर भी हमने एक भरपूर कौम, एक बड़ी जबरदस्त कौम होने का सबूत निभाया था, और हमने मेहमान नवाजी की थी, और हमने सही सलामत उनको वापस भी जाने दिया था। इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान अमन पे यकीन रखता है। हम अमन पसंद कौम हैं। हमारी अफवाज पाकिस्तान हो या पाकिस्तानी कौम हो, हम यही चाहते हैं कि हमेशा अमन रहे, और हम कभी भी जंग को, इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, अगर कोई हमारी प्लेटफॉर्म पे, हमारी ज़मीन पर एंटर होने की कोशिश करेगा तो जाहिर है उसको फिर एक सबूत आपके सामने है, जो कि भारत को मिल चुका है 5 साल पहले। एग्जैक्टली। और इसीलिए हम देखते हैं कि उसके बाद से भारत ने एज सच उस तरह की कोशिश नहीं की, चूंकि जब जब भारत ने हमारी फ़ज़ाई हुदूद की, हमारी ज़मीनी हुदूद की या हमारी समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी की कोशिश की है, तो पाकिस्तान ने इसका भरपूर जवाब दिया है। और आज चूंकि इस दिन की मुनासबत से हम ये बात कर रहे हैं जब पाक फ़ज़ाइया ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया था, हम उसकी बात कर रहे हैं। कैसे सर फ़ख्र से बुलंद किया पाकिस्तान का, इस कौम का, हमारी अफवाज का, कि भारत उसका गुरूर झाग की तरह बैठ गया। तो 27 फरवरी का ये दिन, ये वाज़े पैगाम है, कोई ताकत एक मुत्तहिद कौम को शिकस्त नहीं दे सकती। उनके पास जहाज शायद ज़्यादा हों, उनके पास टेक्नोलॉजी शायद ज़्यादा हो, लेकिन वो जज्बा नहीं है जो पाकिस्तान के पास है, जो हमारी अफवाज के पास है, हमारे अफसरान के पास है, हमारे सिपाहियों के पास है, कूट कूट के भरा हुआ है। और हम ये जानते हैं कि कब किस वक्त सरप्राइज़ देना है। तो वो चाहे ड्रामे रचा ले, वो चाहे झूठ बोल रहे, प्रोपेगेंडा कर ले, लेकिन जब जब उसने ऐसी मजमूम साजिश करने की कोशिश भी की है तो पाकिस्तान ने उसको हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया है। और ज़ाहिर है इसकी मुनासबत से आज इस दिन को सरप्राइज डे के तौर पर हमेशा ज़ाहिर याद रखा जाता है। और पाकिस्तान के साथ कोई भी ना टकराए तो जाहिर है वही सबके हक में बेहतर, वही सबके हक में बेहतर है। वैसे भी आपने बड़ा दोस्त का सबीन, हम अमन के दाई हैं और हम अमन की पॉलिसी पर चलते हैं, लेकिन हाँ, दिफा हमारा हक है, दिफा हमारा हक एग्जिस्ट करता है, दिफा हमारा हक है। आगे बढ़ते जनाब, ये तो हमने बात कर ली टी डे, किसको वैसे कहना चाहिए वैसे फैंटास्टिक टी डे भी, फैंटास्टिक टी डे, हाँ वैसे ये भी हो सकता था, लेकिन चलो सरप्राइज डे, इट इज इक्वली फाइन। आगे बढ़ते हैं जी, और अब बात करते हैं मौसम की। कल सबीन ने कहा था ठंड है और मैंने कहा था नहीं है, आज नहीं है। ओके, आज नहीं है। मौसम बताते कैसे, हम बहुत उल्टे चल रहे हैं आज, मुझे लग रही है। हम बताते हैं कि पाकिस्तान, वैसे आप हमें ज़रूर बताया करें कि मौसम आपको कैसा लग रहा है, आपके इलाके का मौसम इस वक्त क्या है। लेकिन इस्लामाबाद की अगर बात करें तो इस्लामाबाद में कम से कम 7, ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। लाहौर में कम से कम 12, ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड है। कराची में कम से कम 18, ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसके अलावा पेशावर की बात करें तो कम से कम 7, ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड है। कोयटा की बात करें
कम से कम 6, ज़्यादा ज़्यादा 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और हर जगह सूरज चमक रहा है। कैसे ठंड हो सकती है? अच्छा खासा सूरज चमक रहा है, कराची के अलावा नहीं, कराची लाहौर के अलावा लाहौर में हल्के हल्के बादल हैं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन बलूचिस्तान की बात करूं अगर सबीन में, वहाँ के बलाई इलाकों का जिक्र करें तो कल वहाँ पे बर्फबारी हुई, ज़ियारत, वहाँ पे बहुत ठंड है, 5 इंच तक बर्फ वहाँ पे पड़ चुकी है। चमन हो, कान मेहतरजई हो, बोलान हो, यहाँ बर्फ के गाले गिरे हैं। यखबस्ता ठंडी हवाएं हैं वहाँ पर। वैसे यखबस्ता ठंडी बात तो एक ही बात हो गई ना, यखबस्ता मींस ठंडी, यखबस्ता मींस ठंडी, ठीक है जी। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मक और शवाल में भी दूसरे रोज़ बर्फबारी हुई है। मरी, शांगला, वादी तीरा, यहाँ पर बर्फबारी के बाद शदीद सर्दी हुई है और इसीलिए जो भी मरी किलियात की तरफ जा रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। अच्छा, अब अगर लोग सवात की तरफ जाना चाहते हैं, नारान कागान की तरफ जाना चाह रहे होते हैं, दीर की तरफ जाना चाहते हैं, अगर नहीं जा ही नहीं सकते। अच्छा ठीक है, वहाँ पर भी जाहिर है मजीद बर्फ का भी इम्कान है कि वहाँ पर मजीद बर्फबारी हो सकती है। वैसे भी नारान का एक सीजन होता है ना, उसके अलावा नारान तो बंद हो जाता है। ज़मीन मुझे घूर रही है कि ये घूमता फिरता तो रहता है, मुझे क्यों छेड़ है, जाए जहाँ घूमने फिरने जाना है। मैं एक्चुअली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नारान में नॉर्मली हम देखते हैं कि आप नहीं जा पाते हैं इस सर्दी के मौसम में। इस दफा थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि बहुत वीरानी थी वहाँ पर, हालांकि रास्ते खुले हुए थे। अब 12 रास्ते बंद है, ठीक है, अब बर्फबारी बहुत ज्यादा। मैं आपको चैलेंज देती हूँ, अब जाके दिखाएं। नहीं, मैं नहीं जा सकता, रास्ते बंद है वहाँ पर। हाँ, शोगरान तक मैं जा सकता हूँ, शारान तक भी जा सकता हूँ क्योंकि शोगरान इज ऑन द राइट एंड शारान ऑन द लेफ्ट। बट उससे आगे जब नारान की तरफ जाएंगे, कागान से आगे, तो हम वहाँ नहीं जा सकते बिकॉज रास्ते बंद हो जाते हैं। वो रास्ता चूंकि गिलगित की तरफ जाता है, बाबू से टॉप से होता हुआ, तो वहाँ रास्ता बंद है। पता चल गया रास्ता बंद है। मोरल ऑफ द स्टोरी, रास्ता बंद है, कागान आप नहीं जा सकते। कागान से पहले जा सकते। सही है, ठीक है, रास्ता आगे बढ़ते अगली स्टोरी आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है जी, आपको क्रोएशिया लेकर चलते हैं जी। क्रोएशिया के डाइवर्स, उनकी बात करते हैं। वेलेंटाइना काफूला, इन्होंने बर्फीले पानी में गोताखोरी का नया रिकॉर्ड कायम कर लिया है। वेलेंटाइना ने ऑक्सीजन के बगैर 140 मीटर गहराई तक गोता लगाया। 140 मीटर, और दोबारा इसको जरा सुने, 140 मीटर विदाउट ऑक्सीजन और बर्फ वाला पानी। उन्होंने गिनीज, अच्छा, बहुत प्रेशर डेवलप होता है सभी। हाँ, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम उन्होंने दोबारा से दर्ज कराया। दोबारा इसलिए कि ये कारनामा उन्होंने खुद ही किया था और अपना ही रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है। वो That too just after 36 hours. Exactly, 36 घंटे के बाद उन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़ने की ठानी। उन्होंने कहा अपना ही रिकॉर्ड में तोड़ती हूँ और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दोबारा से अपना नाम उन्होंने दर्ज करवा दिया। बिल्कुल सही बात है। वेरी स्केरी, डेयरिंग। लोग तो ठंडे पानी में मुंह डाल के भी कहते हैं कि काम कर लिया, लेकिन असल काम तो ये है। हाँ, वैसे बाउल रख के ठंडे पानी में कोल्ड वाटर चैलेंज। हाँ, लेकिन असल चैलेंज ये है। मेकअप आर्टिस्ट से बात करी, जो वेरी ऑनेस्ट, आज मैं सुबह बात करी थी कि जो आपकी आईज के नीचे पफिनेस होती है, जो आपका सोया सोया मुंह लग रहा होता है, एक सोजिश फेस पे हुई होती है, तो अगर आप सुबह सुबह एक कोल्ड वाटर आप बकेट अगर होती है तो उसमें अगर आप अपना मुंह डाल देते हैं तो वो पफिनेस कम हो जाती है आपकी आंखों के नीचे पे भी, और फेस के ओवरऑल जो स्वेलिंग होती है वो कम हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, अच्छी अगर आप नींद नहीं पूरी हुई भी या फिर आप वैसे ही बड़े मसरूफ थे या आपकी हेल्थ ठीक नहीं है उसकी वजह से, तो वो उसमें बहुत हेल्प होती है। लेकिन वो जो अम्मी देख लें वो कहती हैं बेटा नहीं ठंडे पानी से नहीं, फ्लू हो जाएगा, बीमार हो जाओगे। अरे माएँ केयर करती हैं। सही है, सही बात है। लेकिन हेल्थ के तौर पे, चैलेंज के तौर पे फिर ये चैलेंज था ना। चैलेंज तो ये था, रियल चैलेंज वाज दिस। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे। बारिश के मौसम में अगर छतरी ना हो तो आप भीग जाते हैं। हाँ। लेकिन छतरी पकड़ दें तो हाथ थक जाते हैं। ऐसा ही है। अब एक छतरी ऐसी है मेरे पास जो कि बस आप चलते जाएंगे, आपके ऊपर से खुद ही आपको साया देगी। तो नहीं जाएगी, आपको सारा रिमोट कंट्रोल लेकर जाना पड़ेगा। थोड़े सेंसर अभी कमजोर हैं उसके। अच्छा ठीक है, मुझे लगा कहते हैं दिमाग से कनेक्ट करने वाली कोई चीज अब आज मे बी फ्यूचर में हो जाए, बट फिलहाल ऐसे है कि एक नौजवान इंजीनियर है और उड़ने वाली छतरी इजाद की है, इस मुश्किल को हल किया है। ये छतरी बारिश में जो भी उसका यूजर है उसके साथ साथ चलती है। इस छतरी में घरेलू गैजेट स्टोर से खरीदा गया, जबकि छतरी बनाने में जो पीला पैराशूट और 3 डिफरेंट जो अज्जा हैं वो शामिल हैं, और इनके सिरे पर प्रोपेलर भी इस्तेमाल किया गया है। इस मुनफरद छतरी का इस्तेमाल रिमोट कंट्रोल से किया जाता है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि सर के ऊपर रहेगी, ये ना साथ वाले भाई के ऊपर रहे और आप खुद भीगते रहें। लेकिन हाँ, इसमें ये भी हो सकता है सबीन कि आप अगर शॉपिंग करने गए हैं और बारिश हो गई तो आप बैग भी साथ लटका सकते हैं, थोड़ा सा वेट ये कैरी कर लेती है, तो शॉपिंग का बैग भी साथ लटक जाएगा और छतरी उस शॉपिंग के सामान को लेकर और आपके सर पे रहते हुए आपको घर तक लेकर जाएगी। और हाँ, इट्स काइंड ऑफ अ ड्रोन एक्चुअली, है ना। और ये भी कहा जा रहा है कि वो सेंसर्स और ऐड करेगा फ्यूचर में ताकि आपको रिमोट कंट्रोल के बगैर ये चलाने में मदद मिल सके। आई विश ये मार्केट में बहुत जल्दी आ जाए, अक्सर चीजें हम शेयर कर रहे होते हैं मार्केट में दोबारा नजर ही नहीं आ रही होती किसी तरह। लेकिन चलो इस पर काम कल की एक गाड़ी जिस तरह थी
कौन सी गाड़ी? आपके दिमाग से जो हमने शेयर की थी, ये गाड़ी है जिसको आप अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकते हैं। वक्त लगता है ना, अभी ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी इंडस्ट्रियल क्या कहना चाहिए, प्रोडक्शन होती है। बिल्कुल जी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कल एक अफसोसनाक वाकया सामने आया, खुदा न ख्वास्ता वो एक सानहे में तब्दील हो सकता था। कराची की बात करें, एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है कि पैरासेलिंग के हादसे ने जो हिफाजती इकदाम हैं उन पर सवाल उठे। हमारा बड़ा दिल कर रहा होता है कि हम एडवेंचर करें। अक्सर आप मुझसे एडवेंचर की बात कर रहे होते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान में एडवेंचर का अगर आप सोचते हैं तो पहली चीज़ ये आती है कि क्या वो सेफ होगा या नहीं होगा। दो दरिया के मकाम पर एक खातून पैरासेलिंग के दौरान हादसे का शिकार होकर पानी में गिर गई और उनकी मदद करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में ताखीर हो गई। कोई भी वहां पर नहीं पहुंच सका, उसकी जान को शदीद खतरा लाहक था। खातून तकरीबन 8 मिनट तक पानी में रही, जिसे वहां एक कश्ती में मौजूद जो मकामी लोग थे उन्होंने वहां पर उनको बचाया। अब वीडियो वायरल हो रही है और लोग जाहिर है ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर पैरासेलिंग हो रही थी तो वहां पर रेस्क्यू की टीम क्यों नहीं मौजूद थी। वरना अक्सर हम देख रहे होते हैं कि बोट्स होती हैं वहां पर, रेस्क्यू बोट्स होती है और वहां पर फौरन से खुदा न ख्वास्ता अगर ऐसा वाकया पेश आ जाता है तो उसको निकाल लिया जाता है। ये रिसेंटली लेकिन वहां पर नहीं था अभी, और ये बड़ा इस पे वाकई क्वेश्चन हो रहा है कि आपका स्टाफ कहां था। दूसरी बात ये कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। दूसरी चीज जो मैंने एक इस वीडियो में देखी वो ये कि एक तरफ वो डूबी हुई थी, उनको निकालने की कोशिश करी थी और दूसरी जानिब एक और पैरासेलिंग हो रही थी। हाँ, यहाँ पे ऊपर से गुजर रही थी। मतलब उनको पता ही नहीं था कि वो लड़की गिर चुकी है, वो खुदा न ख्वास्ता वो डूब सकती है, कि ऐसा कोई सानहा पेश आ सकता है। सबीन, हम इसको यूं देख सकते हैं कि एट अ टाइम बहुत से लोग वहाँ पे पावर ग्लाइडिंग कर रहे थे। अब जब एक हादसा हो गया, जरा दूसरे को फौरी तौर पर उतारा नहीं जा सकता था। नहीं, उसने टेक ऑफ किया। टेक ऑफ किया, ओके, वो बिल्कुल करीबी वो था। यानी उनका फोकस दूसरे को टेक ऑफ कराने पे था। दैट्स द पॉइंट, फोकस नहीं, उनको पता ही नहीं था कि ऐसी कोई सिचुएशन हुई है। सो ये बड़ा जाहिर है एक इशू क्रिएट हो सकता है। अब ऑब्वियसली वो यही बता रहे थे कि अच्छा, अब ये जाहिर है मकामी लोगों की तरफ से वीडियो आई थी और वो साथ साथ हर चीज़ को रिपोर्ट करते। उन्होंने कहा कि देखिए इनको तो पता भी नहीं है कि ऐसी सिचुएशन हुई है। अच्छा सबीन, वहाँ पे और बहुत से क्लब्स भी हैं, क्योंकि मैंने खुद यहाँ पे पैरासेलिंग, पावर ग्लाइडिंग, ये सब कुछ करके देखा है और बड़ा अच्छा इंतजाम था। तो ये जो नए क्लब्स आ रहे हैं, आई थिंक रेगुलेशंस का बहुत मामला है, चेक करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो आप एडवेंचर को जितना सेफ सिक्योर करें, ये तो आपकी जिम्मेदारी भी है। इसमें अगर नहीं हो रहा तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। चलें जी, आगे बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बात पाकिस्तान के सियासी माहौल की करेंगे। स्टे विद अस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद मुराद अली शाह मुसलसल तीसरी बार सिंध के वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। आज गवर्नर सिंध कर्मन टेसौरी से अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे और इसके साथ साथ अगर हम पंजाब की बात करें, कल का दिन बड़ा अहम पंजाब के लिए। PMLN की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज साहब पाकिस्तान की तारीख की पहली खातून वज़ीर आला बन गई। उसके बाद बड़ी एक्टिव भी नजर आ रही है। ना सिर्फ स्पीच उनकी बहुत पॉजिटिव थी, उसके बाद जो भी उन्होंने भी स्टेप्स लिए, जो कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन पर है। पंजाब एक बड़ा सूबा है, लेट्स सी जो बातें उन्होंने की, जो दावे किए हैं और जो प्लान वो लेकर आई हैं, उस पर किस तरीके से वो अमल करती हैं। हलफ उठाते साथ ही उन्होंने काम शुरू कर दिया था, जो अमन इजलास बुलाया था और उसके बाद काफी सारी खवातीन रेड लाइन कहा है उन्होंने। बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात है, खवातीन रेड लाइन भी कहा। दूसरी बात है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा बातें खवातीन सेंट्रिक भी की हैं कि खवातीन के लिए बहुत कुछ किया जाएगा, स्पेशल या डिसेबल्ड या डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए बहुत काम किया जाएगा। ये बहुत अहम है। अब लेट्स सी वो करती किस तरह से हैं, और जिस तरह उन्होंने कहा है कि जिसको लैपटॉप चाहिए लैपटॉप मिलेगा, आईपैड चाहिए आईपैड मिलेगा, कर्जे मिलेंगे बिला सूद। ये कहना बहुत आसान होता है, चूँकि सबीन मंशूर में एक बात थी जिस पर लोग अब कर रहे हैं सवाल। यूँ तो वो पीपल्स पार्टी के मंशूर में भी थी, PMLN के मंशूर में भी थी और IPP के मंशूर में भी थी। और चूँकि अब तीनों साथ हैं तो क्या पाकिस्तान की अवाम को मुफ्त बिजली मिलेगी, ये भी आज एक अहम सवाल है। उसके साथ साथ कौमी असम्बली का इजलास क्या नज़र आ रहा है, क्या 29 तारीख या उससे पहले या हो जाएगा, इस पर बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब साथ मौजूद हैं। कुंडी साहब बहुत शुक्रिया, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। खुश है पंजाब के वज़ीर आला से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंडेट उनको जो भी है, नंबर गेम उनके पास थी, उन्होंने बनना था। PMLN ने उन्होंने अपना कैंडिडेट लाना था, वो उनकी मर्जी, वो जिसको कैंडिडेट लाएं वो लेकर। लेकिन आप कैसे देखते हैं? अच्छा डिसीजन है? देखें, डिसीजन तो देखें जो भी होगा उनका अच्छा, ये फैसला 2-3 महीने बाद होगा। आज मैं उसको मतलब ये भी नहीं कह सकते कि अच्छा है या बुरा है। पोटेंशियल कितना लग रहा है आपको? ये तो आप ज़ाहिर सियासतदान है, मंझे में काम करते हुए देखिए, आपके पहले 100 डेज जो है ना वो आपका टेक ऑफ पीरियड होता है, या आप टेक ऑफ कर जाते हैं या आप क्रैश लैंडिंग कर जाते हैं। तो अब डिपेंड करता है कि कल जिस तरीके से CM साहिबा ने स्पीच की है, उन्होंने बातें की हैं, उम्मीद करता हूँ कि उसमें अगर 50% भी काम शुरू हो जाता है इन फ्यू डेज,
ये अच्छी बात है, उम्मीद सबको रखनी चाहिए। देखिए अब आपको उनके जो है पता नहीं है, क्योंकि अब वो पहली दफ़ा एक ऐसी पोस्ट पे है जिसपे अगर आप कोई और होता, सपोज उनका शहबाज शरीफ साहब होते या कोई नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर रहे हैं या ऐसे लोग हैं, तो फिर आपको पता है कि उन्होंने क्या काम किया, किस तरीके से किया, तो आप कुछ कह सकते हैं कि ऐसे है ऐसे। अभी जरा बिल्कुल नया एक चैलेंज है उनके लिए। लेट्स सी, आपने बड़ा अच्छा कहा कि फर्स्ट 100 डेज तो टेक ऑफ पीरियड है, 2-3 मंथ्स वही 100 डेज ही हो जाए, बिल्कुल 100 डेज में पता चल जाएगा कि डायरेक्शन किस तरफ, पता चल जाएगा, अलग पता जाएगा, दोनों में से कुछ एक काम हो जाएगा। नवाज शरीफ साहब का वज़ीर-ए-आज़म ना बनना, ये उनका अपना फैसला लगता है या आपको पार्टी का फैसला लगता है, या कि वाकई ये मामला और माहौल ऐसा बन गया था कि पीपल्स पार्टी की भी राय थी कि नवाज शरीफ साहब नहीं, शहबाज शरीफ साहब इज ओके? नहीं, हमारी कोई राय नहीं थी कि नवाज शरीफ साहब हो या ना हो, ठीक है, ये उनकी पार्टी का डिसीजन है, उनका डिसीजन होता है, या हालात का जबर हो सकता है। हालात का जबर हुआ है ऐसी में मतलब है कि कुछ डायलॉग भी होना चाहिए लेकिन उनकी पार्टी का फैसला, हालात के जबर से मुराद आप किया है कि वोट इस तरह से नहीं मिले कि 2/3 मेजॉरिटी चुके नहीं मिली। मेरा ज़ाती ख्याल है, ये मैं मतलब है कि ये कोई ऐसी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उनके पास इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी नहीं थी जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे, और एक कोलिशन हुकूमत है, तो इसलिए उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को शायद बिठाया हो और ख़ुद ऊपर वॉच कर रहे हो, बेटी को उन्होंने वज़ीर आला बनाया है। हाँ। तो मैं भी इसलिए वॉच करूँ, अगर होती उनके पास ज़्यादा मेजॉरिटी है 2/3 तो शायद वो खुद आ जाते। अच्छा गुड्डी साहब, ठीक है, सारी बातें अपनी जगह पे कि हालात का तकाजा था और आप लोगों के पास ऑप्शन नहीं थी, तो जाहिर है आपको कहीं ना कहीं वोट देना था। स्पेशली पीपल्स पीटीआई की अगर बात की जाए तो उन्होंने पहले कह दिया जी हम बातचीत नहीं करेंगे किसी भी तरह की, तो कैसे पीपल्स पार्टी उनसे रब्ता करती, लेकिन रब्ता हुआ था, वो एक अलग बात है, लेकिन ठीक है नहीं हुआ रब्ता, खुर्शीद शाह साहब ने नहीं किया था, किसी ने भी नहीं किया, वो मैं आपको आप सवाल करें। जी 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 ठीक है, करें। तो क्या दोबारा वज़ीर-ए-आज़म के लिए जब आप लोग अब वोट देंगे तो क्या कोई दुख हो रहा है? क्योंकि इससे पहले कि आप लोग की स्टेटमेंट्स तो सामने है ना, इसको मजबूरी का नाम ही सिर्फ दें या खुशी का नाम भी दें, पहले स्टेटमेंट्स आप लोगों के सामने है ना कि मगरूर जमात है, महंगाई लीग आप लोगों ने बोला, शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप पे आप लोगों ने क्वेश्चन उठाए और काफ़ी एग्रेसिव स्टांस था। बिलावल साहब की अगर बात करें और स्पेशली जरदारी साहब की भी अगर बात करें, देखिए इलेक्शन में दो चीज़ें थी, पीटीआई बैन हो चुकी थी, हमारा मुकाबला सिर्फ पीएमएलएन के साथ ही था अगर आप देखें, क्योंकि पीटीआई पे पाबंदी लगी थी, जमात नहीं थी, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ रहे थे। सूबों में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ जमातों के साथ मुकाबला था। सपोज अगर आप कराची में गए तो एमकेएम के साथ मुकाबला था, खैबर पख्तूनख्वा में फिर जेयूआई, एएनपी, जमात इस्लामी, ये जमातें थीं और बाकी इंडिपेंडेंट ग्रुप। तो मेन जमात जो हमारा मरकज़ में था वो हमारा कंपटीटर जब पीएमएलएन था, तो हमने अपने मंशूर लेकर अवाम के पास गए, देखिए हमने कहा माजी में हमारा तजर्बा है ये भी। उसके बाद जब इलेक्शंस हुए, वॉट एवर इलेक्शंस, उसके ऊपर हम डिबेटेबल इशूज़ है कि लोगों की रिजर्वेशन भी हम समेत, नंबर गेम अभी आ चुकी है। नंबर गेम में आपको फैसला करना था आप किस तरफ जाने। पहली जो है वो आज़ाद, अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो है अभी जो जमात बन चुकी है उसका वो है, उसके बाद पीएमएलएन है, उसके बाद पीपल्स पार्टी है। दो जमातों ने मिलकर हुकूमत बनानी है। एक जमात कहती है कि मैंने बिल्कुल किसी से बात नहीं करनी, और दो जमातें रह गई हैं। 2 दफ़ा उन्होंने हमसे वोट मांगा, शहबाज शरीफ साहब जरदारी साहब के पास आए, फिर बिलावल साहब के पास और जरदारी साहब के पास आए, वोट मांगा, फिर यू टर्न लिया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पीटीआई ने कि जी हम सबके साथ बात करेंगे लेकिन हम पीएमएल और पीपल्स पार्टी के साथ बात नहीं करेंगे। तो मुझे बताएं कि हम कैसे रब्ता ऐसे है कि हम ऐसे कोर्ट्स जाते हैं या कहीं कैफ़ेज़ में होते हैं, कहीं शादियों में, इधर हमारे लोगों के साथ मुलाकातें हो जाती हैं। ओके, तो हम कहते हैं, तो जब उनका एक फ़ैसला एक उनकी पार्टी का आ चुका था, हमने एक 7 रुकनी कमेटी बनाई हुई थी जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एंगेजमेंट की कमेटी थी। किसी ने रब्ता नहीं किया, बात नहीं करना चाहते। जब आप लोगों ने कोशिश की रब्ता करने की? देखिए वज़ीर-ए-आज़म उससे बना था कि हमने बना था? नहीं, आप लोगों की तरफ से कमेटी तो आप लोगों ने बनाई थी, जरा बातचीत के लिए कमेटी बनाई थी। अगर कोई बात करना चाहते, जब एक आप कहें कि आपने हम टीवी में एंटर ही नहीं होना, तो मैं स्टूडियो में कैसे होऊंगा? आप कोशिश भी नहीं करेंगे? कैसे कोशिश करूंगा? मैं मुल्क के लिए, मुल्क की बात करते हैं, मुल्क के लिए आप कोशिश भी नहीं करेंगे? आप बात करें, पहला स्टेप लें, आगे बढ़ें। देखिए चीज़ है, पॉलिटिक्स को आप पॉलिटिकली डील करते हैं। आप नंबर 1 पार्टी हैं, आपको मैंडेट मिले कि आप शायद वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। आपके पीछे 2 जमातें हैं जिस पे आपको चुनना है। देखिए हमारा मंशूर भी, हमारे भी रिजर्वेशन पीएमएलएन के साथ है। हमारा 16 महीने का तजर्बा भी कोई इतना अच्छा नहीं रहा, हमारे पार्टी के दोस्त इसमें कोई खुश भी नहीं। तो ये मजबूरी थी। देखिए अब आपने देखें 2 चीज़ें, या हमने कंटेस्ट करना है वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन और हमने अपोजिशन में बैठना है, और अपोजिशन में बैठने का मतलब पीपल्स पार्टी का है कि इस मुल्क में दोबारा इलेक्शन होने हैं। तो क्या इस इकोनॉमिकल क्राइसिस में आप इलेक्शन अफोर्ड कर सकते हैं? कुछ और है, सवाल ये है, मैं आपको समझा रहा हूँ, सवाल ये खुशी है, मजबूरी है नून लीग के साथ दोबारा इत्तेहाद करना? नहीं, ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए, पाकिस्तान को आगे चलाने के लिए कि आपको एक फैसला करना है, और वो फैसला ये है कि मजबूरी नहीं कह सकते। देखें ये चीज़ें हैं कि हम जरूरत कह लेते हैं, हम इस वक्त की ज़रूरत है। एक बंदा आपको कह रहा है कि मेरे दरवाजे बंद हैं,
और एक कहता है कि मेरा दरवाज़ा खुला है आए, और वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है। एक कहता है कि मैं तो बैठा हूँ इधर आराम, अब कोई आए, मैं तो किसी को से बात करने को तैयार नहीं। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी की पहली चॉइस पीटीआई थी? नहीं, पहली चॉइस नून लीग थी। देखिए, एक बंदा पॉलिटिकल है नहीं, उसमें पॉलिटिकल सेंस ही नहीं है, वो पॉलिटिकल डायलॉग। अब देखें, ये सियासी क़यामत की निशानी है कि मौलाना फजल रहमान और पीटीआई आपस में बैठ गए। कहाँ बैठे हैं सर? वो जो गए थे वो गले मिल रहे थे, तो रास्ते तो जुदा हो गए ना, फिर वो तो खाने शाने खाए थे, फिर शीर और शक्कर हो रहे थे, गले मिल रहे थे। क्या आप लोग भी मिलते हैं? अब आप लोगों ने बड़ी ज्यादती की है ना। अगर ये हम करते तो यहाँ पर अभी कोई 50 क्लिप्स आप चला लेते, ये आपने ये कहा, आपने ये कहा, आपने ये कहा, हमने वो भी बहुत चलाया। आपने भी बड़ी मेहरबानी की। नहीं, अभी तो नहीं चलाए। आपने बड़ी मेहरबानी की और साथ पैमरा ने की कि आपने पीटीआई के बानी चेयरमैन जो पुराने थे उसको बैन किया हुआ है, तो आपके पास बहाना है कि हम नहीं दिखा सकते, वरना वो चीज़ें दिखाते ना जो लगबात वो देते थे। पॉलिटिक्स में आप इस हद तक जाएं कि कल आपस में एक दूसरे के साथ आप बैठ सकें। ये आप लोगों के लिए भी है वैसे। हम बैठे, लेकिन सवाल वही है कि इतना एग्रेसिव स्टांस देखिए, हमने पॉलिटिकल किया है, हमने कभी बिलो द बेल्ट नहीं किया। मैंने आपका नाम नहीं बिगाड़ा, मैंने इनका नाम नहीं बिगाड़ा, तो आपको मतलब है क्योंकि और लगबात से नहीं पुकारा। जब आप इस हद तक जाएं और फिर जिस किस्म की, अब आपको पता है क्या कहते थे। ये बहुत अहम बात है कि ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इतना एग्रेसिव स्टैंड, वो चाहे फिर आपकी तरफ से हो, इलेक्शन कैंपेन में भी मैं कहूँगा उसे कंडेम करना चाहिए कि वो अपनी परफॉर्मेंस पे बात होनी चाहिए, या पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ेगा उस पर बात होनी चाहिए। माजी से भी निकलना चाहिए। कैरेक्टर असैसिनेशन तो ज़ाहिर उसकी कोई स्पेस ही नहीं होती। अच्छा कुंडी साहब, इस वक्त जो हालात हैं, जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, ज़ाहिर है उसके बगैर ऐवान मुकम्मल नहीं होगा। पीपल्स पार्टी का इस पर टेक क्या है? मखसूस नशिस्तों का मिलना, ज़रा इलेक्शन कमीशन ने आज ओपन समात भी करनी है, इसका फैसला भी शायद हो जाए आज। मखसूस नशिस्तें अगर नहीं मिलती सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, तो फिर क्या होगा? नहीं मिलेगी। अगर मैं नहीं मिलेगी, स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं कहूँगा। अच्छा, देखिए, हमने इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन से पहले पूछा था कि हम अगर आपको ऐसी लिस्ट जो इलेक्शन के बाद दें तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने अपने नुमाइंदा भेजा, उन्होंने कहा ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, आप लिस्ट पहले देंगे, नॉमिनेशन पेपर्स जमा होंगे। हाँ, अगर आप लिस्ट देते हैं उसमें शॉर्ट होते हैं, मैंने आप 5 देते हैं और आपके 10 मेंबर्स आते हैं, तो आप 5 बाकी ऐड कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता बिल्कुल ना दें, तो इट मीन्स नल एंड वॉइड, आपको कोई मेंबर भी नहीं बनेगा, जो हमें इन्फॉर्मेशन थी। तो ये चीज़ें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई लिस्ट नहीं दी है जो मेरी इन्फॉर्मेशन। तो आज वो जाके अपीलें कर रहे हैं या टाइम गेन कर रहे हैं। तो अगर ये चीज़ थी इलेक्शन कमीशन में, उन्होंने कोई नाम नहीं दिए। अगर आपने फिर वो मखसूस नशिस्तें जाएंगी किधर? वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज पे डिवाइड हो जाएंगी। डिवाइड हो जाएंगी? हाँ। ये बाय लॉ है? ये जी इलेक्शन कमीशन के एक्ट के मुताबिक है। देखिए, आपको पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर ये जो रिजर्व सीटें हैं उनको अपनी प्रोपोर्शन के मुताबिक ये सीटें मिलती हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज जितनी सीटें लेती हैं। अब सपोज एक पार्टी इंडिपेंडेंट या जिसे नाम नहीं दिए वो माइनस हो गए, इंडिपेंडेंट को भी ये नहीं मिलते, कल इंडिपेंडेंट के 10 बंदों का ग्रुप बन जाए कि हमें ये सीटें दे, तो नहीं हो सकता। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर डिवाइड होगी। जो भी अगर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद होता, उन्होंने तो एक फहरिस्त जमा कराई भी थी ना एक नशिस्त की, मे भी, मुझे कंफर्म नहीं है। अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने भी की है तो उनको भी मिलेगी, अगर MWM ने भी की है तो उनको भी मिलेगा। बिल्कुल नहीं, पीटीआई ने फिर गलत फैसला किया है। हमेशा गलत फैसले करती है वाला। अच्छा, हमेशा गलत फैसले करती है। अच्छा, इससे पहले भी कोई ऐसी एग्जांपल्स नहीं है कि कोई ऐसा कोई लिवरेज दी गई हो किसी भी सियासी जमात को? चूंकि पीटीआई इस पे राय रखती है, वो कहते हैं कि जब फाटा के इज़्लाम हुए, वो बीएपी बनी, तो उनको अलाउ किया गया, उन्होंने नई फहरिस्त दी और मखसूस नशिस्तें मिली। बीएपी नहीं, बीएपी वो जो फाटा में से बनी थी। देखिए, रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो उनका होता है या चीज़ें होती हैं चेंज होती हैं। हमारा ये जब हम टिकटॉक की तकसीम हो रही थी, हमने ये चीज़ कैटेगोरिकली डिस्कस की, हमने अपने पार्टी के लोगों को भेजा इलेक्शन कमीशन में, और वो ये चीज़ें ऑलरेडी उसके रूल्स में हैं। तो ऐसी चीज़ें आप बोलें कि 1975 में ये हुआ था, तो आज भी वो 75 के बाद कानून चेंज हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल 80s में भी कानून चेंज हुए, 90s में भी हुए, तो ये चीज़ शायद कुछ साल पहले भी चेंज हुए हो। तो हम लोग कहते हैं जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर उसके मुताबिक करें। तो फिर इलेक्शन कमीशन को लेट ही नहीं करना चाहिए, आज क्यों कर रहे फैसले, इनको हफ्ता पहले फैसला कर लेना चाहिए था। लेकिन व्हाटएवर नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन, इस पर मैं ज़रूर एक सवाल करूंगा कि चूंकि बहुत सवाल उठ रहे हैं उस इदारे से मुताल्लिक, कुछ सवाल ये भी उठते हैं कि अगर एक बाय लॉ आपको 14 डेज़ में फॉर इंस्टेंस आपको वो तमाम डेटा अपलोड करना है फॉर्म 45 का, इलेक्शन कमीशन ने अपलोड नहीं किया वो, ज़रा से पहले भी बहुत सारे सवाल ताख़ीर पर हुए। अब ऐसे में अब ओपन समात आज हो रही है, बहुत दिन गुजर चुके हैं, तो ये बहुत सवाल उठते हैं कि इतना डिले, इतना इबाम क्यों रखा गया है? देखें, जो पहले हमें बड़े सिखाते थे पीटीआई के, हमारे जो फॉर्मर जो पीटीआई थी, अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बन गई है, कि आपका दिया हुआ तोहफा है, चेयरमैन ने फलाना, ये भी आपका दिया हुआ तोहफा है। इमरान खान क्या कहते थे कि ये इससे पाकिस्तान में इससे बेहतर शख्स मुझे नहीं मिल सका,
बेहतरीन शख्स है, वॉटएवर उन्होंने लगा लिया, अच्छा बुरा फैसला होता है, कोई आप कभी एसेस गलत कर लेते हैं। हमने सबसे पहले जब मोबाइल पे पाबंदी लगी थी इलेक्शन डे पे, हमने सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एतराज़ उठाया कि ये नहीं होना चाहिए था। बड़े क्वेश्चन मार्क शुरू हो गए कि क्यों पाबंदी लग गई है, कनेक्टिविटी नहीं थी, रिजल्ट्स में बड़े प्रॉब्लम आ रहे थे लोगों को। उसके बाद मैं कहता हूँ कि जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर उनका है और जो बिज़नेस उनका है वो होना चाहिए। अगर नहीं हुए तो गलत हुए हैं, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनको चाहिए थे वो कर लेते। जहाँ तक आप ये कह रहे हैं, देखें ये इशू भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, लेकिन साथ साथ इलेक्शन कमीशन में इतनी चीज़ें चल रही हैं कि ये तो आप और हम बैठे इधर, उनके पास भी डेफिनेटली कोई होगा, लेकिन ये चीज़ें पहले हो जाएंगी। सिलेक्शन के अलावा और क्या काम है? देखिए पोस्ट चीज़, ये रिजल्ट है 45 है 47, आपके पास एक 45 फॉर्म है, इनके पास और है। तो ठीक है ना सर, काम के लिए बुलाया हुआ है ना, काम तो करना है। अगर हमारे टैक्स पे के काम के लिए बुलाया, हमारे नहीं, हमारे टैक्स पेयर के पैसों पे वो तनख्वाह लेते हैं। उनके पास अगर टीम कम है, अगर उनके पास 50 बंदे हैं, उसकी स्ट्रेटजी डेवलप करें। देयर इज नो एक्सक्यूज कि आप किसी चीज में डिले कर रहे हैं। आई एम नॉट सपोर्टिंग दैम, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ उनका टाइम है, कल भी एक रिजल्ट है मेरे ख्याल में, रात को मैं देख रहा था कोई वो रिकाउंटिंग में आ रहे हैं। अच्छा, तो जो है ना मतलब है कि आफ्टर शॉक्स अभी आ रहे हैं, मतलब तो वो तो जाहिर है, वो आपको भी लग रहे हैं, आपको भी लग रहे हैं आफ्टर शॉक्स? हमें जो लगने से लग गए, 9 फरवरी से ही आना शुरू हो गए थे आफ्टर शॉक्स, वो अलग बात है। अच्छा, सदर मुमलिकत कौमी असेंबली का जो इजलास नहीं बुला रहे, तो 21 दिन के अंदर जाहिर है बुलाना तो उनको था। तो देखिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर माजी में बड़े कंट्रोवर्सी हुई जब अदम एतमाद की चीज़ थी और बाकी चीज़ें। एक और जो उसकी समरी थी कि क्या मैंने साइन नहीं किया, और उसने कहा साइन कर दिया, नहीं किया। और अभी जो उन्होंने इन दिनों में उन्होंने जो है वो असम्बली का इजलास बुलाया था, जो कि नहीं बुला रहे, और जाते जाते अपने आखिरी जो उनका चैप्टर है उसमें भी जो है ना वो काले धब्बे लगा के जा रहे हैं। ये नहीं होना। देखिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, आप किसी पार्टी, देखिए आपके पॉलिटिकल पार्टी के साथ आपका बिल्कुल वास्ता होगा, लेकिन आप एक ऐसी पोस्ट पे बैठे हैं जिसकी आपको उसको भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि आपको आइन क्या कहता है, आपको कानून क्या कहता है। वो तो रिस्पेक्ट देते ही नजर नहीं आ रहे थ्रू आउट। तो आप क्या बस न करें? नहीं, मैं तो सिर्फ बात कर रही हूँ। आप हल्फ आज नहीं लेंगे ना मुझसे, आपने 10 दिन बाद भी लेना है, आपने 15 दिन बाद भी लेना है, आपने 29 को नहीं लेना ना, आपने 5 मार्च को ले लेना है। चीज़ तो होनी है। और आपने भी घर जाने, अगर आप 9 को नहीं जाएंगे तो आप 10 को चले जाएंगे, 15 को चले जाएंगे, लेकिन 12 चले जाएंगे, जाना तो है। बस आखिरी सवाल, इंतखाबी धांधली का इल्ज़ाम ज़ाहिर है चूँकि आप लोगों की तरफ से भी है, बहुत से सवाल में, क्या जब कभी गवर्नमेंट बन जाती है उसके बाद इंतखाबी धांधली से मुताल्लिक कोई कमीशन, कोई ऐसा मामला होगा, पीपल्स पार्टी आवाज़ उठाएगी? देखिए इस मुल्क का अलमिया ये है कि ये कौम हमेशा ख्वाब देखती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, आपने जिसके लिए वोट डालो उसके लिए गिने जाएँ। अब ये ख्वाब कब शर्मिंदा ताबीर होगा ये पता नहीं है, ये पता नहीं। दूसरी बात यह है कि हर इलेक्शन के बाद धांधली के इल्ज़ाम हैं। आपने कभी RTS बना लिया, कभी वो पता नहीं, अभी उन्होंने कोई और सिस्टम था इलेक्ट्रॉनिक, पता नहीं EMS बना लिया, कभी क्या बना लिया, और तहकीकात की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान भी उस पार्टी को इलेक्शन पे रिजर्वेशन है। हमें भी चारों सूबों में हमारे जब CC हुई थी, क्या करेंगे उसके लिए? अब हम देखें, हम अपनी चीज़ें पाइल अप कर रहे हैं, हमने तमाम कैंडिडेट से कहा कि अपने, हम ये नहीं कहूँगा कि जी पूरे पाकिस्तान में धांधली हो गई, मैं आपको सबूत लेके आऊँगा कि ये देखें ये चीज़ें। पीपल्स पार्टी के भी कोई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि फॉर्म 45 सारे उनके पास है, रिजल्ट दूसरा। देखें हमारे कराची में बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पंजाब, बलूचिस्तान, KP में तहफ़्फ़ुज़ात लोग हैं। हम अपने जो सबूत उसको पाइल अप करें और इंशाल्लाह हम प्रॉपर फोरम पे जाएंगे, वाइट पेपर भी लेके आएंगे, और आपके साथ भी मीडिया के जरिए भी हम लाएंगे कि हमारे पास हमें क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात है सिलेक्शन। बिल्कुल सही है। कुन्नी साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। आम इंतखाबात के बाद पंजाब और सिंध में हुकूमत साजी का बाकायदा आगाज़ हो चुका है, लेकिन वफाक में भी कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाना है, उसमें ज़रा कुछ अख्तलाफात भी सामने आए। अब लेट्स सी इन मामलों को किस तरीके से देखा जाता है। फिर KP एंड बलूचिस्तान, ज़ाहिर है वो मामला भी होंगे। अब ऐसे में जो इस वक्त अलाइंस है, उस अलाइंस से किस किस्म की उम्मीदें हैं वो अपनी जगह, और उसमें बहुत से ऐसे लोग जो कि ज़ाहिर आए थे, जैसे कि नवाज शरीफ साहब, वो मंजर थोड़ा थोड़ा गायब भी हैं। इसके साथ साथ जब हम उसकी बात करते हैं, बहुत से ऐसे मामलात हैं इस वक्त, चैलेंजेस हैं इस वक्त पाकिस्तान के, जिनको देखना है। जिसमें अगर पंजाब की बात करें तो मरीम नवाज साहब ने कल तकरीर में भी कहा कि मैं उन तमाम चैलेंजेस को निमटने की पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन ज़रा अगर एज अ होल हम पाकिस्तान की चैलेंजेस की बात करें तो उसमें ज़रा एक बड़ा चैलेंज तो यह है कि ऐवान का मुकम्मल होना। अब आज चूँकि बड़ा अहम दिन है, इलेक्शन कमीशन में समाअत भी इस वक्त हो रही है कि कैसे मिलेंगी मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद को। अब लेट्स सी इस बारे में क्या फैसला होता है। इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी नामवर तज़कियाकार हैं मज़हर अब्बास साहब मौजूद है। मज़हर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मज़हर साहब सबसे पहले तो कमेंट लेना चाहिए मखसूस नशिस्तों के हवाले से ही कि अगर तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलती मखसूस नशिस्तें, तो कुंडी साहब थोड़ी देर पहले हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे, तो उनका यही कहना था कि वो बाकी पार्टीज पर डिवाइड हो जाएंगे। मैं चाहूँगी इस पर आपकी क्या राय है? जी शुक्रिया। लीगल पोजीशन तो मेरा ख्याल है जो लॉयर्स हैं वो बता सकते हैं,
लेकिन असल क्वेश्चन ये नहीं है कि मखसूस नशिस्तें उनको मिलती हैं नहीं मिलती हैं। मिल जाती हैं तो ज़ाहिर है नशिस्तों में इजाफा हो जाएगा, लेकिन फिर भी बहरहाल वो उस पोजीशन में तो नहीं होंगे कि गवर्नमेंट फॉर्म कर लें। असल में जो तहरीक इंसाफ ने मेरे नुक्ता नज़र से जो चीज़ मिस की वो ये कि उन्हें दोनों में से प्रेफरेबली जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से गुफ्तगू ज़रूर करनी चाहिए थी, चाहे आप इत्तेफाक करें या ना करें। अगर आपने फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट का मसला है, अगर आपने गवर्नमेंट फॉर्म करनी है और आपकी इंटेंशन ये है कि गवर्नमेंट फॉर्म करें, तो डेमोक्रेसी में और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आप कभी भी नेगोशिएशंस के दरवाजे बंद नहीं करते। अग्रीड। अपनी पोजीशन पर रहते हुए बात करना, यही जमहूरियत और यही सियासत है। अब अगर आपको कुछ नशिस्तें मिल गई और आपने जो है एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, तो इवन अदरवाइज भी होंगे। ये इलेक्शन, इसमें कोई शक नहीं है कि ये इलेक्शन, इस इलेक्शन पर माजी के इंतखाबात के मुकाबले में ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है। यहाँ जितने भी लोग मुंतखब हुए हैं जो है वो चूँकि इलेक्शन पर एक क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन उठा हुआ है कि इलेक्शन किस हद तक क्रेडिबल हैं ये, लेकिन ये कि अल्टीमेटली ज़ाहिर है चीज़ें आगे बढ़नी हैं। हुकूमत बनती है नहीं बनती, सदर साहब की अपनी शरारतें जारी हैं। शरारतें मैं लाइटर नोट में कह रहा हूँ कि 58(2)B नहीं है, 58(2)B होता तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर थी बिल्कुल कि असेंबली डिसॉल्व कर देते। ये सारी चीज़ें नहीं हैं, इससे हम आगे बढ़े हैं और हमें आगे ही बढ़ना चाहिए। मादी की गलतियों से सबक सीखना चाहिए। सिर्फ पीपल्स पार्टी, PMLN या तहरीक इंसाफ ही को नहीं, मेरा ख्याल है जनरली हम सबको अगर आगे बढ़ना है तो हमें चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा। और हुकूमतें जो होती हैं वो हमेशा एक फलदार दरख्त की मानंद होती हैं जो झुकता है। और आप बात करते हैं दूसरों से, तो मुझे नहीं पता कि आज फैसला इलेक्शन कमीशन में समाअत हो रही है, अगर नशिस्तें नहीं मिलती तो तहरीक इंसाफ क्या करेगी, और अगर नशिस्तें मिल जाती हैं तो क्या करेगी। ये बड़ी अहम बात है कि मिल भी जाती हैं तो ये बड़ी अहम बात है। गवर्नमेंट तो फिर भी वो फॉर्म नहीं कर सकते, ज़ाहिर है ये इंपॉर्टेंट है। मज़ा साहब, अच्छा मज़ा साहब, इसमें मैं ज़रूर समझना भी चाहूँगा आपसे कि इस वक्त जो मामलात आगे चलेंगे, ऐसे में जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद है ये आपको कितना पायदार नज़र आता है? और इसमें मैं ये ज़रूर सवाल ऐड करूँगा कि हम कहते हैं कि सियासत में अना और ज़िद नहीं होनी चाहिए, और ये अना और ज़िद के जो मामलात हैं हमने हमेशा एक पार्टी से, एक लीडर से तो ज़रूर एट्रीब्यूट किए, लेकिन अगर कोई शख्स ये कहे कि मेरी पार्टी को वोट भी मेरे नाम पर मिलेगा, मैं आया हूँ तो वोट मिलेगा, लेकिन जब तक मुझे 2 तिहाई अक्सरियत नहीं मिलेगी मैं वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा, तो ये अना और ज़िद किसी भी एक शख्स की आपको लगता है कि नुकसान पहुँचाती है बहरहाल पार्टीज़ को भी, सिस्टम को भी? जी बिल्कुल पहुंचाती है। और मेरा ख्याल है हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें जो माजी में मैंने जो पुराने सियासतदान थे उनमें देखी हैं। एक तो ये कि हमारे यहाँ टॉलरेंस लेवल कम हो गया है, और दूसरे ये कि गुफ्त शुनीद ख़त्म हो गई है हमारे यहाँ। हम इतनी एक्सट्रीम पोजीशंस ले लेते हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़ कि फिर जब दोबारा जो है मुलाकात का कोई वक्त आता है तो लोगों को पुरानी बातें याद आ जाती हैं कि आपने जलसों में एक दूसरे के मुतालिक क्या कहा था। तो बिल्कुल भी जो गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है, या अगर आप फ़र्ज़ करें जिस तरह इस वक्त सूरत हाल है कि PTI ने एक बहुत एक्सट्रीम पोजीशन ली हुई है और बाकी जमातों ने दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन ली हुई है। ऑप्टिक्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं पॉलिटिक्स में। ये कल भी एक मेरे ख्याल है आप ही के आसमा शिरादी के शो में मैं ये बात की थी मैंने, कि ऑप्टिक्स में अगर आप कल मरियम नवाज साहिबा 2 अल्फाज अच्छे जो है बोल देती, से फॉर डॉक्टर यास्मीन राशिद हु इज अ कैंसर सर्वाइवर, ना, उनके बारे में कह देती, उनकी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है, ज़रूरी नहीं है कि उनकी तरफ से भी यही जवाब आता, लेकिन आप जब इस तरह अपने ओपोनेंट के बारे में इस तरह के ख्यालात का इजहार करते हैं तो आप नीचे नहीं होते, आप ऊपर होते हैं, आप ऊंचे हो जाते हैं। ये जो हमारी यहाँ चीज़ें हैं ये लैग कर रही हैं इस वक्त, और ज़्यादा लैग कर रही हैं कि हम जो है हार्ड लाइन पोजीशंस ले लेते हैं
और ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ को भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। जो इस तरह है, इस तरह की पोजीशन, हर वक्त आप लड़ाई नहीं किया करते, हर वक्त आप झगड़ा नहीं किया करते, आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उस स्ट्रैटेजी के तहत चलते हैं आप। तो हमारे यहाँ ये चीज़ें पॉलिटिक्स में ख़त्म होती जा रही हैं। हमारे यहाँ उस तरह के पॉलिटिशियंस नहीं हैं जो लोगों को बैठाते हैं, लोगों को इख्तिलाफ राय को जो है कम करने की। और मज़र साहब, बात तो वही है कि इसमें नुकसान जो है वो पाकिस्तान का होता है, पाकिस्तान की अवाम का होता है। सियासतदानों को ऐसा मैंने नहीं देखा कि कोई फ़र्क पड़ रहा होता है, लॉन्ग टर्म फ़र्क नहीं होता, शॉर्ट टर्म चलें कोई नुकसान हो गया तो हो गया। अच्छा मज़र साहब, सिंध में मुराद अली शाह साहब जो हैं वो ज़ाहिर तीसरी मरतबा मुंतखब हुए हैं वज़ीर आला के ओहदे पर, तो ये पीपल्स पार्टी का ट्रस्ट इतना ज़्यादा क्यों आपको लग रहा है कि इन पर है? परफॉर्मेंस की वजह से या फिर और कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास? नहीं, पीपल्स पार्टी, देखिए पीपल्स पार्टी एक बड़ी पुरानी सियासी जमात है, ऑप्शंस तो उनके पास बहुत से होते हैं। मुराद अली शाह अपने आप को कैरी बहुत अच्छी तरह करते हैं, यानी जिस कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए जो उनके लिए शायद इतना बहुत मुश्किल हो किसी और के लिए, उसको जवाब देना, उसको डिफेंड करना, वो उसको भी डिफेंड करने की सलाहियत रखते हैं। पढ़े लिखे आदमी हैं, इसी शहर में उन्होंने बेसिक तालीम हासिल की है सेंट पैट्रिक कॉलेज से, और फिर उसके बाद NED से। सिविल इंजीनियर्स हैं, चीज़ों को समझते हैं, बहुत से मामलात को, फाइनेंस को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। खुद उनके जो पीपल्स पार्टी के सबसे बड़े ओपोनेंट साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान हैं, उनसे मैंने पूछा था जब वो वज़ीर आज़म थे कि किस आपकी जो टीम है, कैबिनेट है, चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनको आप किस तरह रेट करते हैं, तो ही सिंगल्ड आउट मुराद अली शाह कि वो अपनी तैयारी करके बहुत आते हैं, जब भी कैबिनेट वगैरह में या मीटिंग के लिए आते हैं तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा तैयार होते हैं। बाकी जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, उस पर बहुत से सवालिया निशान हैं। एजुकेशन, सिंध में जो एजुकेशन, बहुत से लाखों बच्चे ऐसे हैं जो आज भी स्कूल नहीं जा सकते, आज भी जो गुर्बत का लेवल है हम उससे बहुत नीचे जा रहे हैं। इस वक्त भी सूरत हाल अगर हम सिर्फ इस शहर की ही ले लें तो इस शहर की सूरत हाल बहुत ख़राब है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो, पंजाब हो, KP हो, बलूचिस्तान हो, अब चूँकि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये जितनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं 18वीं तरमीम के बाद ये खासी हद तक खुद मुख्तार हैं, इस लिहाज से ये अकाउंटेबल भी हैं। वफाक इतना अकाउंटेबल नहीं है जितना ये सूबाई हुकूमतें अकाउंटेबल हैं, और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि ये हुकूमतें लोकल बॉडीज़ को एम्पावर नहीं करती, ये निचली सतह तक इख्तियारात देने को तैयार नहीं हैं, वरना तो इन पर कोई बर्डन ही ना हो। अगर आपके यहाँ लोकल बॉडी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, एम्पावर हो, पॉलिटिकली, फाइनेंशियली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर हो एम्पावर, तो मैं सड़कों की टूट फूट का या गटर के उबलने का सवाल मैं चीफ मिनिस्टर से नहीं करूं, मैं फिर मेयर से करूं। लेकिन चूंकि आप खुद ही सारे इख्तियार रखते हैं तो लिहाजा सवाल भी आपसे ही बनता है। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो सिंध काफ़ी पीछे है, और इसीलिए बिलावल भुट्टो लाहौर में इलेक्शन लड़े, बस अच्छा सियासी फैसला था, लेकिन वो सिंध को एज ए मॉडल पेश नहीं कर सके। तो अब अगर मुराद अली शाह का ये थर्ड कंसेक्यूटिव टेन्योर शुरू हो रहा है एज ए चीफ मिनिस्टर, और वो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाले वज़ीर रहे हैं, ये 8वीं मरतबा वो सूबाई असम्बली में मुंतखब होकर आए हैं, तो इतने एक्सपीरियंस के बाद उनसे तवक्को की जाती है और की जाती थी भी कि वो बहुत मुख्तलिफ सूबे को पेश करेंगे। ये उनका, मेरे ख्याल में ये उनका आखिरी ऑप्शन है, जो है वो फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर हिम नाउ। उनको ये साबित करना पड़ेगा कि वो सिंध को और सिंध के दारुल खिलाफा को और सिंध के दीगर शहरों को वो एक मॉडल प्रोविंस के तौर पे पेश कर सकेंगे। सिर्फ चंद अस्पतालों की मिसाल दे के मसला हल नहीं होता, मसला यह हल होता है कि आप लोगों को नज़र आए। कराची से मैं जब लाहौर ट्रैवल करूं मोटरवे पे, तो ऐसा क्यों होता है कि सखर से जो है वो रहीम यार खान तक मुझे सड़क टूटी हुई नज़र आती है और उससे आगे मुझे सड़क बेहतर नज़र आती है। ये क्यों होता है
कि आपके यहाँ अगर आप रूरल सिंध में चले जाएं तो आपके यहाँ आज भी गुर्बत का लेवल बहुत वो है। ये क्यों है कि सिंध के अंदर आज भी ऐसे तालीमी इदारे नहीं मौजूद। ये बहुत अहम बात है कि देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क जिसकी रिक्वायरमेंट है सिंध में, जो होना बहुत ज़रूरी है। मज़हर भाई बहुत शुक्रिया। सबसे आगे में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। हम आपकी मुलाकात एक ऐसी खातून से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने हौसले से माशरे में एक डिफरेंस क्रिएट किया। जहाँ पर हम कहते हैं कि ये मेन सेंट्रिक फील्ड है, यहाँ पर ख़वातीन का क्या काम, वहाँ पर ऐसी ख़वातीन आगे बढ़ती हैं और वो स्टीरियोटाइप्स को, इन टैबूज़ को ब्रेक करती हैं और वो कहती हैं कि नहीं, कोई भी काम है तो उसका कोई जेंडर नहीं है। अगर कोई करना चाहता है और उसमें महारत हासिल करना चाहता है तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं हुंजा से ताल्लुक़ रखने वाली पहली कारपेंटर की, आमना बीवी इनका नाम है। एग्जैक्टली मुश्किल चैलेंजेस के बावजूद ना सिर्फ खुद इस मेन सेंट्रिक फील्ड में अपने लिए एक मकाम बनाया, बल्कि ख़वातीन को तरबियत भी दी। आप ये देखें गिलगित सिंध का ताल्लुक, उसके बाद हमने कहाँ नहीं देखा इनको, नॉर्वे तक गई, वहाँ से इन्होंने ट्रेनिंग ली और बहुत सी ख़वातीन को उन्होंने हुनरमंद बनाया, उन्हें सिखाया। और वो हम नॉर्मली क्या देखते हैं ना सबीन के, अच्छा वो लॉग ऑफ वर्ड्स बड़े भारी भारी होता है, कैसे उठाएगी खातून, उन्होंने वो भी उठाया। तो बड़ी ही मेहनत के साथ उन्होंने अपना मकाम बनाया इस फील्ड में। आज हमारे साथ मौजूद है, चूँकि हम वुमेन लीडर्स अवार्ड में इनको अवार्ड से भी नवाजा गया है। आमना साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। कई साल की आपकी मेहनत है, पायलट बनना चाहती थी और कारपेंटर आप बनी, लेकिन कारपेंटर भी ऐसी बनी कि मिसाल आपने कायम कर दी। एक मुश्किल फील्ड चुनने के बाद, मुश्किल काम करने के बाद, जिस तरह आप बहुत सी जगहों पर गई, इंटरनेशनल आपने ट्रैवल किया, बहुत सा सीखा और उसके बाद आपने खुद काम सिखाया भी। आज जब पीछे मुड़कर देखती हैं तो क्या नजर आता है, क्या याद आता है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी ताल्लुक वैसे भी बता दिया कि मेरी ताल्लुक हुंजा से है। जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि पीछे मेरे कोई वजन था, अब वो हट गया है मेरे पीछे से, तो मुझे ऐसा लगता है अभी। और थोड़ा सा बताएं अपनी इस पूरे सफ़र से मुताल्लिक, कहाँ कहाँ पर बहुत सी मुश्किलात आई और जब कोई मुश्किल आई तो आमना ने क्या किया? मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगी कि ये एक कारपेंट्री का सफ़र जो है मेरा, ये शुरू हुआ था एक प्रोजेक्ट से, जिस प्रोजेक्ट का नाम शिकम है। इस प्रोजेक्ट को 2008 में आगा खान कल्चर सर्विस पाकिस्तान ने स्टार्ट किया और रॉयल नॉर्वेजन एम्बेसी ने फंड दिया। तो यहाँ पे मैंने एज अ कारपेंटर काम स्टार्ट किया तो बहुत से मुश्किलात थे। माशरे के अंदर ये पहली दफ़ा हो रहा था और लोगों को लग रहा था कि ये कोई गलत काम हो रहा है या कोई मैं बड़ा गुनाह कर रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं हुनर सीख रही थी और अपने आप को पालने की एक जगह, एक प्लेस ढूंढ रही थी कि मैं किसी की मोहताज ना बन सकूं और मैं किसी के हेल्प कर सकूं। और मेरे पीछे मेरी तरह की जितनी भी ख़वातीन हैं वो इस हुनर में आके मेरे लिए नहीं, अपने लिए और अपने घर वालों के लिए कुछ कर सके, इस तरह का जहन लेके मैंने काम स्टार्ट किया। मेरे बैक पे एक बड़ा इदारा होने की वजह से मैंने चैलेंजेस को भी बर्दाश्त किया और उन लोगों ने भी मुझे सपोर्ट किया। यहाँ तक मैंने सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि इंटरनेशनल नॉर्वे गई। नॉर्वे में एक स्कूल में 15 डेज़ की ट्रेनिंग लिया। वहाँ से आकर मुझे और एनर्जी मिल गई और मुझे और हुनर मिल गया, जिससे मैंने ख़वातीन को सिखाना स्टार्ट किया और मुझे वो पावर मिल गई कि मैंने अपने फैसले करना स्टार्ट किया उसके बाद से। तो मैं बिल्कुल आमना साहिबा, जैसे कि हम इस वक्त देख भी रहे हैं वीडियो में कि किस तरह से आप बाकी ख़वातीन को भी वहाँ पर सिखा रही हैं। अच्छा, अब तक कितनी ख़वातीन को तकरीबन आप ट्रेन कर चुकी हैं और इस वक्त कितनी आपके ज़ेरे ट्रेनिंग हैं? जी मैडम, ये देखें कि ये प्रोजेक्ट में आए थे 110 ख़वातीन, उनमें से मैं डायरेक्ट बता दूं कि 22 लोगों का एक ग्रुप बनाया, जो कि 22 लोग अब हम काम करते हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं। अच्छा आमना, मैं ज़रूर ये जानना चाहूँगा आपसे कि जब हर्डल्स की बात आप करती हैं, ऐसे में मोहल्ले में, फैमिली में, कोई आसपास ऐसा जुमला जो आपने माजी में सुना हो, जो कि एक हर्डल के तौर पे आपने ज़रा फेस किया हो, फिर आप कैसे आपने उससे रिएक्ट किया या कैसे आपने उसको ओवरकम किया, कैसे आप आगे बढ़ी? जी सर, वो माशरे में मुझे ये ऐसी आवाज़ें मिल रही थी कि छोड़ दो, ये तरखान है, लकड़ी का काम करने वाली है, कह के मतलब
थोड़ा इग्नोरेंस आती थी। मतलब लकड़ी के काम करने वाली पे मुझे थोड़ा अजीब सा लगता था और मैं सोच रही थी कि ये कोई बुरा काम तो नहीं है। लेकिन शुक्र अल्लाह का ये है कि मेरी माँ ने मुझे हौसला दिया कि लकड़ी का काम करना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि ये एक हुनर है, आप हुनर सीख रही हो। तो ये मेरी माँ ने मेरी हौसला दिया। और ज़ाहिरा आमना बीबी, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, ये आपकी सोच होती है जो उसको छोटा या बड़ा बनाती है। आपकी अपनी नज़र में वो काम आपके सोचने से भी कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। अच्छा, अब ऐसे में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों ने आपको सपोर्ट भी किया होगा। स्पेशली हमारे माशरे में ऐसे मर्द भी मौजूद हैं जो कि ख़वातीन को बहुत सपोर्ट भी करते हैं कि ख़वातीन आगे बढ़ें और उनके लिए रास्ते हमवार करते हैं। ऐसे में मर्दों की तरफ से क्या आपको रिस्पॉन्स मिला? किसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट की? जी, मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मैं उस बंदे का नाम लेना चाहूँगी जो कि आगा खान कल्चर सर्विस पाकिस्तान में एज़ ए सीनियर मैनेजर काम करता था, सफ़ीउल्लाह बेग। उसने मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उसकी वजह से मैं आज इस स्टेज पे हूँ। मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, अगर वो देख रहा तो मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बिल्कुल ठीक है। आमना, आगे क्या करना चाहती हैं? ज़ाहिर है जब भी हम देखते हैं कि आपने एक मंजिल पा ली तो फिर उस वक्त लगता है कि नहीं, मंजिल तो हासिल ही नहीं की, तो रास्ता है, आप और आगे जाना है आपको। तो आमना क्या सोचती हैं, क्या करना चाहती हैं? मैं ये करना चाहती हूँ कि मेरा जो 22 लोगों का ग्रुप है वो अभी भी इतना खुद मुख्तार या इंडिपेंडेंट नहीं हो गए हैं। उनमें मैं खुद भी शामिल हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहती हूँ और उनको खुद मुख्तार और इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ। मैं खुद भी आज़ाद उड़ना चाहती हूँ। अभी भी मैं आज़ाद नहीं हूँ, अभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, क्योंकि मुझे और मज़ीद मेहनत करना है ताकि जिस तरह से एक बंदा अपना सब कुछ होता है, जैसे कि घर होता है, गाड़ी होता है, जिस तरह के ये जब तक हमारे पास नहीं होता है, हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, हमने आगे जाना है और लोगों को भी लाना है हमारे साथ। जैसे कि मैट्रिक के बाद जो लड़की आगे नहीं जा सकती है, उनको भी हमने शामिल करना है इसमें। ये बड़ी ज़बरदस्त एक सोच है कि खुद भी आगे जाना है और बाकियों को भी हुनरमंद बनाना है और उनको भी साथ साथ आगे लेकर चलना है। अच्छा आमना बीबी, ज़ाहिर है आपको हम वुमेन लीडर्स अवार्ड से भी नवाजा गया है, अभी कुछ रोज़ पहले की बात है, तो कैसा महसूस हो रहा है? ऐसी रिकग्निशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है ख़वातीन के लिए या किसी भी शख्स के लिए कि आपके काम के लिए आपको सराहा जा रहा है, उसकी तारीफ़ की जा रही है, उसको एक्नॉलेज, रिकग्नाइज किया जा रहा है? जी मैम, देखें, मैं तो पहले ये सोचती थी कि इस अवार्ड से मिलने से पहले कि मैं एक लेबर हूँ, कोई ख़ास नहीं, लकड़ का काम करती हूँ तो लेबर हूँ। मुझे नहीं पता थी कि मैं एक सेलिब्रिटी भी हो सकती हूँ। तो इस तरह के अगर इवेंट्स में मुझ जैसे ख़वातीन को मौका दिया जाए तो उनको और हौसला मिलेगा और मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मैं हम टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, ख़ासकर कि मैम सुल्ताना की, उसने मुझे ये मौका दिया और मैं आ गई, मुझे अवार्ड मिल गई। तो मैं बहुत खुश हूँ और एक्साइटेड भी हूँ कि मुझे अवार्ड मिला है। नॉर्थ में जितनी भी मीडिया है उस पर मैं आ रही हूँ, लोग मुझे मुबारकबादी दे रहे हैं, तो बहुत खुश हूँ मैं। क्या बात है आमना, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। साथ मौजूद थे, अल्लाह आपको और इज्जत दे और दे। हमारे साथ मौजूद थे, आप मिसाल हैं बहुत सी खवातीन के लिए जो बहुत आगे बढ़ना चाहती हैं। सेलिब्रिटी हैं हम सब के लिए। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं जी। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ जाने, वापस आएंगे, साथ रहिए। एक अहम फैसला जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने लिया है, इस वक्त की जो हुकूमत है उसकी हम बात करें, टैरिफ सेटअप की, कि तमाम जो सरकारी सेहत के इदारे हैं वहाँ पर खाने पीने की जो भी अशिया इस्तेमाल होती हैं उसमें मीठी अशिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए 6.8 अरब रुपए का प्रोग्राम शुरू किया गया है। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान साहब ने कहा है कि इस फैसले का मकसद ज़ियाबीतस समेत दीगर बीमारियों का फैलाव रोकना और मुलाजिमीन और शहरियों की बेहतर सेहत यकीनी बनाना है। क्योंकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में 33 मिलियन से ज़्यादा अफराद इस वक्त ज़ियाबीतस का शिकार हैं, मज़ीद 10 मिलियन अफराद प्री डायबिटिक हैं। तो इस पर यह फैसला लेना ये बहुत अहम है, इस पर आज हम बात करेंगे। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, मीठी अशिया पर पाबंदी थोड़ा प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिएगा, किन किन इदारों में और किन किन अशिया पर पाबंदी है? टॉफ़ी पर भी पाबंदी है? बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, ये स्टेप जो हमने लिया, देखिए पाकिस्तान में जो डायबिटीज़ की सिचुएशन है वो काफ़ी ख़तरनाक है। हम दुनिया में अभी 3rd पे हैं।
हमारे 4 में से एक बंदा डायबिटीज़ का शिकार है, और वो भी हम इसी सिचुएशन में कह रहे हैं कि जबकि एक्टिवली हमारी सर्वेलेंस भी नहीं हो रही। हम तो वो मरीज़ आपको बता सकते हैं जो हमारे पास आ जाते हैं, जिनकी टेस्टिंग होती है। ऐसे भी होती है जिनको पता ही नहीं होता, कॉम्प्लिकेशंस में चले जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली डेथ वाकई हो जाती है। तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम बहुत ह्यूज है। तो उसको अरेस्ट करने के लिए हमने 2-3 स्ट्रेटजीज पे काम किया। एक तो जो हमने प्रोग्राम बनाया कम्प्रहेंसिव, जो डायबिटीज़ कंट्रोल, प्रिवेंशन और मैनेजमेंट के लिए, जो आपने फरमाया भी उसमें प्रोग्राम के इंट्रो में 6.8 बिलियन का, और सूबों के साथ मिलके बनाया है। इम्प्लीमेंटेशन सूबों पे होगी, तो उसमें अवेयरनेस का भी कंपोनेंट है, उसमें हमारी टेस्टिंग का भी है, उसमें हमारी मैनेजमेंट का भी है, और फिर आगे अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा किया, आपने बता दिया, क्योंकि वरना मैं जरूर पूछता कि सिर्फ मीठी अशिया पर पाबंदी लगाने के लिए इतने अरब रुपए लगा देंगे हम। नहीं, वो पाबंदी तो सिर्फ जीरो कॉस्ट पे हुई है। वो हमने एक लेटर लिखा है। लेटर हमने अपने तमाम डिपार्टमेंट्स को और लाइन मिनिस्ट्रीज को भी हम वो एडवाइस कर रहे हैं कि वो हमारी जो प्रेसिडेंस है, क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री में अब किसी मीटिंग में जो मशरूबात हैं और जो मीठी अशिया हैं, जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, जो हाईली सैचुरेटेड, यानी डॉक्टर साहब सर्व नहीं होंगी। तो ये यानी दूसरों को भी फॉलो, कोई मीठे बिस्किट सर्व नहीं होंगे, चाय होगी तो चीनी नहीं होगी, कोई भी मीठी चीज नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें तो जो शुगरी ड्रिंक्स है, सबसे पहले तो हम वो डिस्करेज करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी उसमें शुगर का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, और ख़ास करके हमारी तवज्जो इस तरफ है कि हमारी जो बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन है, जो ज़्यादा एडिक्टेड होती हैं ये शुगरी ड्रिंक्स के लिए, हम उनको डिस्करेज करना चाहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सवाल तो वहीं पर है, वो ये कि अगर किसी के यहाँ कोई खुशखबरी होगी तो वो क्या लेके आएगा ऑफिस? पहले तो था मिठाई लेकर आ गए, मिठाई बांट दी, अब क्या पिज्ज़ा लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे? अच्छा, इसके नेमोल बदल है। जो ऑर्गेनिक मीठी चीज़ें होती हैं वो हो सकती हैं, उनमें भी कैलोरीज ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें भी एहतियात की ज़रूरत है। और बाय द वे ये कल्चर मेरे ख्याल में अभी हमें चेंज करना। खजूर के अपने जो वो है ब्रांड है, इसमें ऐसे हैं जिसमें से कैलोरीज कम होती हैं और नुकसान भी जो फाइबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की है सर, कि हमें अपना कल्चर बदलना पड़ेगा। मैं बड़ा सपोर्ट करता हूँ आपके इस बात को कि नॉर्मली हम देखते हैं जी कहीं जा रहे हैं, क्या लेकर जाए, मिठाई ले जाएं, केक ले जाएं, Why to take cakes and sweets? आप फ्रूट्स ले जाए ना सबीन। हाँ, वैसे लोग लेके जाते हैं, वैसे नहीं लेके जाते हैं, लेकिन ज्यादा केक्स और मिठाई उसमें बहुत हाँ, वो सबीन मच बेटर। वो सबीन के सवाल की तरफ में आ रहा था कि हमें फ्रूट, फाइबर, बल्कि स्पिगोल, ये चीजें भी हमें प्रमोट करनी चाहिए। ये हेल्दी चीजें होती है, इससे फायदा भी होता है। डॉक्टर साहब, आप किसी के घर जाते हुए अगर हम स्पिगोल लेके जाएंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। ये कल वे तो देखिए, जब अवेयरनेस आप बढ़ा लेते हैं ना, तो हम तो उस एंगल्स पे भी काम कर रहे हैं कि जो अवेयरनेस है वो भी बढ़े। तो हम जो पाकिस्तान हार्ट एसोसिएशन है, इस तरह की दूसरी फाल तंजीमों के साथ भी हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और वो मैसेज फैला रहे हैं इसको डिस्करेज करने के लिए। अल्ट्रा प्रोसेस जो प्रोडक्ट्स हैं, जो हाई सैचुरेटेड फूड है, जो हमारे शुगरी डाइट्स है, टोबैको है, तो उसको हम तो डिस्करेज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, काम आप बड़ा अच्छा करें, इसमें कोई शक नहीं है। डायबिटीज है और वैसे आप ओवरवेट हो जाते हैं और बहुत सारी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होती है, और शुगर तो आ जाता है कि पॉइजन है, एक तरह से एक स्लो पॉइजन है, डिफरेंट बीमारियों में आपको मुब्तला करता है। आई एग्री विद यू, बट जिस तरह की बात आप कर रहे हैं, जाहिर है चेंज एकदम लाना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? स्टेप बाय स्टेप कैसे चलेंगे कि लोग इसको अडैप्ट करना शुरू करें? वरना ये जो बजट है ये थोड़ा अभी भी मतलब चौंका देने वाला है। जी अच्छा, नहीं, ये बजट तो पूरे पाकिस्तान के लिए सूबों का है और वही इम्प्लीमेंट करेंगे। मेरे ख्याल में ये अभी भी फर्स्ट स्टेप है, इससे शायद ये मज़ीद ज़रूरत बढ़ाने की हो, क्योंकि इसमें टेस्टिंग भी है, इसमें अवेयरनेस भी है, इसमें स्क्रीनिंग भी है, मैनेजमेंट भी है, तो सारे कंपोनेंट पर, और मेडिकेशन भी फिर हॉस्पिटल के जरिए वो होगी। तो ये तो एक आगाज़ है। इसमें एक ये मैं अर्ज़ कर लूँ कि हम पॉलिसी लेवल पे हमने एक प्रपोजल बनाया हुआ है कि हम डिस्करेज शुगरी डाइट्स और शुगरी फूड को
वो करें। और हमने एक 1 रुपी एडिशनल टैक्स का भी प्रपोज किया था कि हर बॉटल पे वो हो, और वो फिर वो रिसोर्सेज जब जनरेट हो जाते हैं, रेवेन्यू आपकी उधर से आ जाती है, तो वो हेल्थ को डाइवर्ट होनी चाहिए। क्योंकि हेल्थ का आपको मैं बता दूंगा, पता भी होगा आपको, सबसे कम बजट ही तो हेल्थ को एलोकेट होता है। 1% ऑफ GDP जो है वो आपकी 25 करोड़ आबादी की सेहत के लिए वो एलोकेट होता है। और हमारी बहुत इंपॉर्टेंट बात है अब इसमें एक ये राय ये भी होती है कि अच्छा जो एक आदत डेवलप हो जाती है किसी की, क्योंकि हम अपने बुजुर्गों को देखते भी हैं, जब डायबिटीज़ हो जाती है तो उनसे नहीं कंट्रोल होता, वो फिर भी मीठी अशिया की तरफ जाते हैं। ऐसे में अगर बच्चों को हम बचा लें, आज उनकी ग्रूमिंग ऐसी हो जाए कि वो मीठे से थोड़ा सा दूर रहें, तो शायद चीज़ें बेहतर होंगी आने वाले वक्तों में, क्योंकि बड़ों को रोकना खासा मुश्किल हो जाता है। स्कूल्स में, कैंटीन्स में जो मिल रहा है वो आपको भी पता है, वहाँ पर कोई हेल्दी फूड तो मिल नहीं रहा, जंक फूड मिल रहा है, टॉफीज़ मिल रही हैं, कैंडीज़ हैं, बबल्स हैं, यही सब कुछ मिल रहा है, बच्चे वही ले रहे होते हैं। और वो जो एक पूरे पाकिस्तान का कल्चर है ना जी, किधर जाने जी, चिज्जी लेने जा रहे हैं बच्चे, तो चिज्जी लेने जा रहे हैं ना, उसमें वो लेकर आ रहे हैं टॉफ़ियाँ, बबलें और ये सारी वो चीज़ें जो कि उसको दांत भी ख़राब कर रही हैं, उसके स्टमक को भी मुतासर कर रही हैं, उसकी हेल्थ को भी मुतासर कर रही हैं, और डायबिटीज़ में भी इजाफा हो रहा है। अब ऐसे में क्या आप लोग ये भी सोच रहे हैं कि स्कूलों में या ऐसे तमाम दुकानों पर, चूँकि ज़ाहिर है ऐसे में हम देखें ब्रांड्स भी मुतासर होते हैं फिर जो कि बना रहे होते हैं कैंडीज एंड एवरीथिंग, उनसे बात की जाए कि ना बनाई जाए ऐसी चीजें। उसमें एक बात ऐड भी कर दूं, लेटर लिखे, अपनी बात मुकम्मल करने से पहले मैं कि इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं जो कि फिर कैंसर कॉजिंग होते हैं, जो कि इंडिया से खबर आई थी चंद रोज पहले कि जो कॉटन कैंडी है, स्पेशली पिंक कॉटन कैंडी, उसमें जो डाई इस्तेमाल होता है उस डाई से कैंसर हो सकता है। तो ज़रा पाकिस्तान में सर हर थोड़ी देर बाद गली मोहल्ले में आवाज़ लगती है, आ गया लच्छे वाला, बच्चे जाते हैं लच्छा लेकर आते हैं, खा लेते हैं। तो क्या वाकई ऐसा है पाकिस्तान में भी जो लच्छे में डाई यूज होता है वो कैंसर कॉजिंग है? दूसरी टॉफीज है, इस पर क्या कर रहे हैं? देखिए, बच्चों में तो हेल्दी फूड की शुरू ही से आदत डालनी चाहिए और डिस्करेज करना चाहिए। जिस तरह बच्चे जाते हैं और कुरकुरे और वो जो चिप्स और कैंडीज, टॉफ़ीज़, इवन वो जो चॉकलेट्स होते हैं उसमें भी ज़्यादा होता है मिकदार, तो उसको तो डिस्करेज कम्युनिटी को, पेरेंट्स को, वो एजुकेशन से आएगी। लेकिन पॉलिसी लेवल पे हमने एजुकेशन मिनिस्ट्री को भी लिखा है कि आप स्कूलों में भी इसी प्रेसिडेंस को इम्प्लीमेंट करवाएं कि वो हेल्दी डाइट की तरफ चले जाए, हेल्दी हैबिट्स की तरफ चलें और डिस्करेज करें जिसमें शुगरी इंटेक ज़्यादा है या जो अनहाइजीनिक फूड है, अनहेल्दी फूड है, अनहेल्दी प्रैक्टिसेस है, उसको डिस्करेज करें। तो पॉलिसी लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन फिर आपको पता है डिवोल्यूशन के बाद तो सारी इम्प्लीमेंटेशन हमारी सूबों के साथ है, तो सूबे पर इसको इम्प्लीमेंट करें, लेकिन गाइडलाइन हमने ज़रूर दी हैं जी। बिल्कुल ठीक, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। बहुत अहम मामला था, ज़रा पॉलिसी लेवल ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन एक बड़ा चैलेंज होता है। लेट्स सी कि अब आने वाली हुकूमत इन फैसलों को किस तरीके से आगे लेकर चलती है, मुंतखब हुकूमतें यानी सूबाई हुकूमतें वो किस तरीके से इन मामलों को आगे लेकर चलते हैं, कितने सीरियस वो होते हैं सेहत को लेकर। ब्रेक लेंगे नाज़रीन, वापस आते हैं, साथ रहिए। अब आपकी मुलाकात एक ऐसे सेलिब्रिटी से करवाने जा रहे हैं जो कि हर फील्ड में माहिर हैं, एक्टिंग हो, होस्टिंग हो, मॉडलिंग हो, सब उनके दीवाने हैं और हर रंग और हर रूप में उनके फैंस उनको उनकी बातों को बहुत पसंद करते हैं। एग्जैक्टली। और आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सी उनकी तस्वीरें, वीडियोस वायरल हैं जिनमें उनके फैंस सराह तो रहे हैं लेकिन सवाल भी करें, ज़रा कितने सालों से अगर एक खास शख्सियत से मुतालिक आपने सोचा हो। सवाल नहीं कर रहे, बहुत सारे हैं जो कि जल गए। बस मैं आ रहा था उस तरफ, मैं आहिस्ता आहिस्ता आ रहा था, सबीन ने कहा फौरन बताओ जो जेलस हो रहे सारे लड़के, नहीं होना चाहिए, सारे मर्द नहीं, कुछ खवातीन भी मिलना चाहती होंगी उनसे जो कि नहीं मिल पा रही, तो वो भी हो सकता है जेलस हो रही हो। हम बात करें एहसन खान की और सोनम बाजवा की, चूंकि एक शूट उन्होंने किया और उस कोलैबोरेशन के बाद बहुत से लोगों ने कहा है एहसन और सोनम बाजवा एक साथ, हम तो कई सालों से देखना चाहते एक झलक, लेकिन एहसन ने तो शूट कर लिया उनके साथ। तो एहसन साथ मौजूद है, उनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब बिल्कुल ठीक, आप लोग खैरियत? कैसे मैसेजेस आ रहे हैं, जो सबीन वाले या मेरे वाले? नहीं, वो फीडबैक सरप्राइजिंगली इट्स क्वाइट अमेजिंग। आई डिडंट नो कि ये इस तरह से वायरल, नहीं पता था, वाकई नहीं पता था ऑनेस्टली। ना करें नहीं, मतलब उसकी ये नहीं मालूम था कि इतना वो इस तरह उसका फीडबैक मिलेगा, व्हिच इज ग्रेट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। माशाल्लाह, पीपल हैव लाइक द शूट, बट एट द सेम टाइम वो मीम्स बड़े मजे के बन रहे हैं कि जिंदगी तो एहसन भाई जी रहे हैं और ये तूने क्या किया सोनम, ये क्या। तो मैं बड़ा, मुझे दोस्त और लोग जानने वाले सब वो भेज रहे हैं
So I'm just enjoying it. It's a good thing, yeah. Going. ऐसा शूट कहाँ पर हुआ? थाईलैंड में. थाईलैंड और उसका वीडियो पूरा था वो भी किया और प्रॉपर एक शूट था. We were there for 2-3 days. Okay. And she's a lovely person. She's a great actor also. I've also seen her films. बट मुझे अभी तस्वीरें और वीडियोस आने के बाद एहसास हुआ कि everyone in Pakistan loves her so much. ये कितनी अच्छी बात है, आर्टिस्ट कनेक्ट करते हैं दो मुल्कों को और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ऐसे कोलैबोरेशंस का होना. बट ऐसे ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि अच्छा वहाँ के आर्टिस्ट की एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर हमारे आर्टिस्ट की वहाँ पर उस मार्केट में एक्सेप्टेंस थोड़ी सी कम है, isn't it? अच्छा, मे बी ऑफिशियली शायद कोई ऐसी स्टांस हो. अदरवाइज when I met Sonam, तो she knew each and every Pakistani artist and she had seen my plays and she was following a lot of Pakistani dramas और बहुत तारीफ. और मेरी जब भी इससे पहले वो हिंदुस्तान से मुमताज़ साहब आई हुई थी, उन्होंने सबको देखा हुआ था. फिर मेरी और जिनसे भी बात होती है तो वो होता ये कि हमारी डिस्कशन आर्ट से रिलेटेड होती है, काम से, एक्टिंग से रिलेटेड है. तो वो कहा यह जाता है, जाहिर है अपने मुल्क के लिए आप सब लोग मोहब्बत भी होती है, पोजेसिव भी होते हैं, एक जो मुल्क का स्टांस होता है उस पर खड़े भी रहना चाहिए. लेकिन उसके साथ साथ आर्ट के लिए ये कहते हैं कि सेलिब्रेट करते हैं, कहीं से भी हो, खूबसूरत चीज़ हो, खूबसूरत आर्ट हो, उसको हमेशा सेलिब्रेट करना चाहिए. क्या इंडिया में भी वैसे सेलिब्रेट किया जा रहा है जिस तरह पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया जा रहा है कि एहसन खान ने सोनम बाजवा के साथ शूट करवाया है? आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट, बट कुछ न्यूज़ तो वहाँ से भी आई है, लेकिन आई हैवंट चेक्ड, आई एम नॉट दैट लाइक इनटू इट कि मैं चेक करूँगा कहाँ का आई. बट मुझे जो कुछ भेजता है तो वो मिल जाता है. बट वे सेलिब्रेटिंग, सो दिस इज इनफ फॉर अस. और ऐसा काम करने के तरीके में कोई डिफरेंस आपको लगा? बिकॉज ऑब्वियसली पाकिस्तानी आर्टिस्ट फिर इंडियन आर्टिस्ट, क्या कोई फ़र्क लगा या फिर ये फ़र्क वही है जो कि हमारे दिमागों में है? अच्छा नहीं, फ़र्क ये हो सकता है कि मुझे ऐसा, हमारे लोग भी, हमारी तमाम एक्ट्रेसेस बहुत प्रोफेशनल भी हैं और बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी हैं. And they're very good with us. I don't know, like हर एक का अपना एक्सपीरियंस होता है. बट Sonam is super humble and I feel कि मैं शायद जितने भी उन लोगों से कभी हम मुलाकात करते तो एक बात ज़रूर जहन नशीन हो जाती है कि बहुत प्यार वाले और बहुत हम्बल हैं उनके आर्टिस्ट. एंड शी इज़ वेरी प्रोफेशनल, ऑफ कोर्स वंडरफुल एक्टर. उसके एक्सप्रेशंस आप देखें, बिल्कुल नजर आ रहे हैं. इतने आप यकीन करें कि एक शॉट है जिसमें वो हमारे फोटोग्राफर और हमारे प्रोड्यूसर को चाहिए था, जिसमें हम दोनों यूं हैं आमने सामने. वो एक मेन पोस्टर टाइप है. वो आखिरी शॉट था, शाम हो चुकी थी एंड शी वाज फीलिंग सिक, शी वाज नॉट वेल. वो ट्रैवल करके फॉरेन काम करना. अब जब मैं वो शॉट देखता हूँ तो मैं सोच रहा था कि यार इतना अमेजिंग एक्सप्रेशन इतनी ख़राब तबीयत में भी उन्होंने दिया. हाँ, तो शी इज़ अ वंडरफुल एक्टर आल्सो. ग्रेट, जबरदस्त. ही इज सो हैप्पी दैट वी आर टॉकिंग टू मच अबाउट दिस शूट ना. तो दिस गाय इज सो हैप्पी. मैं वाकई मैं खुश हूँ, मुझे अच्छा लगा, मुझे शूट बहुत अच्छा लगा. मुझे आप दोनों का उसमें केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी है. और वो जो वाकई चीज़ निकल के जितनी अभी तक आई है, जरा अभी तो फाइनल प्रोडक्ट आना है. कोलैबोरेशंस होनी भी चाहिए. व्हाई नॉट? इट वाज अ वंडरफुल कोलैबोरेशन बेसिकली. बट आई एम जस्ट एंजॉयिंग everything that's happening, you know. वो मीर साहब ने एक ट्वीट, बड़े प्यारे हमारे भाई हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, फिर उसके ऊपर किसी और ने ट्वीट किया, फिर कुछ हमारे अपने आर्टिस्ट हैं. आई वुड लाइक टू थैंक देम, लाइक फहद हैं, हुमायूं हैं, हारून रशीद हैं, लंदन में होते हैं, BBC पे काम करते हैं. वैसे हामिद मीर साहब का बड़ा फनी वे में, वो जो पंजाबी और इंग्लिश, हाँ उन्होंने बड़ा एक फनी क्या पता कि आप हेयर एंड देयर हाँ नहीं, उनका मुझे पहले तो उनके ट्वीट का कुछ मुझे इतना डिटेल समझ नहीं आया, बट उन्होंने इतनी डिटेल लिख दी तो उसी पे मैं मतलब कुछ ये नहीं था कि सोनम जो है वो पंजाबी है तो उन्होंने अपने पंजाबी में बात कर रहे थे तो अपने कल्चर को अपनी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट किया. एंड आप पाकिस्तानी उर्दू में बात करने की मैं उर्दू में कर रहा था. मैं बल्कि उनसे कुछ पूछ रहा था सोनम से, एक वीडियो उसमें कुछ पूछ रहा था कि पंजाबी में इस लफ्ज़ को और हिंदी में उर्दू में क्या कहते हैं. सो वो एक शायद वीडियो उन्होंने देख के अंदाज़ा लगाया कि ये बात. सो वो इट्स नाइस, इट्स गुड. आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल दी लाइक यू नो मेरी फ्रेटर्निटी या हमारे जो इतने रिस्पेक्टफुल लोग हैं या जो फैंस और फ्रेंड्स हैं, सबने बहुत प्यार से इसको वो कर रहे हैं. ये बड़ी अच्छी बात होगी. आप क्या कहेंगे? यू वर्क हियर, देयर एंड एवरीवेयर. आप तो थाईलैंड में हुआ तो आई कैन से एवरीवेयर. मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं जो पोस्ट करूंगा नेक्स्ट, उसके नीचे एक कैप्शन लिख दूं कि हुनर आम है. क्या ख्याल है? ये हुनर आम आपने किस को कहा है? ऐसे
अच्छा, ऐसे क्या एंजॉय करते हैं ज्यादा? मॉडलिंग, होस्टिंग, एक्टिंग? अदाकारी, एक्टिंग इज माय पैशन नंबर 1। हाँ, बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ क्योंकि वो कैरेक्टर प्ले करना, आई थिंक कि जितने भी ज़िंदगी में आपकी सोच, आपकी थकन, आपके 50 और काम या कुछ भी, क्योंकि हर इंसान के जहन में कुछ ना कुछ चलता रहता है हर वक्त। अल्लाह ने जहन चीज़ ही ऐसी बनाई है। सो एक्टिंग इज़ वन थिंग, इट्स लाइक स्पोर्ट्स, यू नो, व्हेन पीपल गो एंड प्ले, वो वेंट आउट करते हैं, व्हेन लाइक सम पीपल टॉक, वो वेंट आउट करते हैं। सो व्हेन आई एक्ट, तो मुझे ऐसा लगता है कि इजी, बिल्कुल एम्प्टी हो गया और निकाल दिया मैंने बाहर। ये एक्टिंग थकाती नहीं, आपको एनर्जी देती है? ऑफ कोर्स, एक्टिंग इज लाइक पैशन। एंड देन होस्टिंग आल्सो, आप नोटिस करें मुझे बोलना कैमरे पे, वैसे मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन जैसे ही कैमरा सामने आता है, पता नहीं मुझे बोलने का एक वो शौक हो जाता है ज़्यादा। क्या बात है। अच्छा सबीन, मैंने भी तो को होस्टिंग किया आपके साथ एक इवेंट पे, कैसी को होस्ट? प्रेसिडेंट हाउस में वी वर। प्रेसिडेंट हाउस में आपको पता है, वो वाली बात नहीं बतानी। वो वाली बात नहीं बतानी। प्रेसिडेंट हाउस में सब कुछ आपको एक स्क्रिप्ट मिलता है जो आपको फॉलो करना होता है, एक सर्टन वो उसका सेकंड बाय सेकंड डिफाइन होता है, क्योंकि हर चीज़ प्लान्ड होती है कि अब ये आएंगे, अब ये होगा। सो वी वर होस्टिंग देयर एंड दैट्स इट। उसमें बस इतना ही मौका मिला कि हमने स्क्रिप्ट फॉलो किया था। Exactly. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बड़ा मजा आया, गपशप लगा के, तंग करके भी अच्छा लगा आपको। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए। खुश मिजाजी कामयाब और खुशगवार जिंदगी का राज है, ये कहा जाता है। खुश मिजाज लोग हम देखते हैं कि मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन भी हो, हैंडल आराम से कर लेते हैं। अपनी तबीयत की वजह से, अपने बातों की वजह से, अपने मिजाज से नई दोस्तियां बना लेना, नए रिश्ते बना लेना, सोशलाइज कर लेना, ऑफिस में बड़ा अच्छा एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेना। लेकिन बात यह है कि आजकल जो हालात होते हैं, किसी के फाइनेंशियली हो जाएं या फिर घर के कोई पर्सनल इशू हो सकता है, उसकी वजह से लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहना शुरू हो गए। उनके अंदर एक चिड़चिड़ापन आना शुरू हो गया और उनको नहीं पता, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है कि उन्होंने किस तरह से कंपोज रहना है और उस सिचुएशन को, उस गुस्से को, चिड़चिड़ेपन को डील करना। अभी देखना, समटाइम्स बात कोई ऐसी नहीं होती कि जिसपे आप गुस्सा करें, बड़ा हाइपर हो जाते हैं लोग। यस, है ना? वो ऑफिस में भी, वो जनरली फैमिली में भी, वो किसी और रिश्ते में भी। तो आज इस मौजू पर हम बात करेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है अपने आप को कंपोज करना, और एक रिसर्च हम जरूर शेयर करेंगे, बताने की रिसर्च है कि जो लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं उनमें दिल की बीमारियां, इसका खतरा बढ़ जाता है, सेहत के संगीन मसाइल हो जाते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर आयजा यज़दानी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। बड़ा मजे का टॉपिक आपने उठाया है और ये आम है ना जी, आजकल हम ये देख भी रहे हैं। अच्छा, मैं अपनी बात भी करूँ, समटाइम्स ये होता है कि बिल्कुल नॉर्मल सी बात हो रही होती है, नॉर्मल सी मीटिंग होती है, नॉर्मल सी कन्वर्सेशन होती है, लेकिन मैं किसी बात पे रिएक्ट करता हूँ और बाद में सोचता हूँ कि मैंने क्यों रिएक्ट किया। मुझे बाद में मालूम होता है अच्छा वो किसी और बात का गुस्सा मैंने किसी और निकाल दिया है, और बड़ा कॉमन आसपास हम देखते हैं। क्या किया जाए सिचुएशंस में? अच्छा, ऐसा है कि देखें, पहले तो आप देखें गुस्सा जो है ना, ये ऐसे है कि जैसे खांसी होती है ना, तो खांसी बीमारी की अलामत नहीं है। वो एक मतलब फ्लू में भी आ जाएगी, फलानी बीमारियों में आ जाएगी, तो इट्स अ सिम्टम, राइट, नॉट अ डिजीज। तो उसी तरह जो गुस्सा है ना, वो एक बीमारी नहीं है, या इरिटेबिलिटी एक बीमारी नहीं है, वो इंडिकेट करता है कि कोई और मसला है। तो पहले हम मेडिकल देखेंगे, स्पेशली देखिए एज में आपको मर्द हजरात में ना, हम एक चीज़ जो रूल आउट करते हैं वो है हार्मोनल लेवल। सही। तो हार्मोन्स की फ्लक्चुएशन नहीं हम कंसिडर करते। तो जो यंग लोग जैसे एकदम हार्ट अटैक हो जाए या हार्ट का इशू है जो आपने जैसे मेंशन किया, तो चूंकि हम अज्यूम करते हैं कि मर्द को तो लाइफ में कोई असर ही नहीं करना, तो वो कभी मेडिकल साइड पे जाते नहीं है। तो आपके जो हार्मोनल चेंजेस और मूड स्विंग्स हैं, स्पेशली 30s के बाद 40s में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, हार्मोनल चेंजेस हम देखें तो खवातीन का फिर भी कंसिडर किया जाता है, किसी हद तक एक्नॉलेज कर लिया जाता है, थोड़ा सा, लेकिन किया जाता है। या कह दिया जाता है सबीन के बस हार्मोनल इश्यूज हैं। हाँ, लेकिन मर्दों में वो ऑब्वियसली होते भी हैं, मर्दों में इस चीज को कभी एक्नॉलेज भी नहीं किया जाता। एक्चुअली खातून को तो पाकिस्तान में, हमारे जैसे मुल्क में, उन्होंने यही कर दिया कि जी शी इज सच एन इमोशनल थिंग, औरत तो जज्बात से निकल ही नहीं सकती, मर्द के पास तो इमोशंस ही नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, ये जब हम कहते हैं ना इमोशंस नहीं है, तो आप इमेजिन करें कि ऐसे वो पाला गया है कि उसको कोई उसकी ना फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया गया है, ना उसको अपनी फीलिंग्स का अंदाज़ा है, उसको पता ही नहीं है क्या है। ठीक है, अब जब आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर जो कैफियत चल रही हैं उनका असर क्या हो रहा है ना, अब यहाँ पे आती है रिलेशनशिप स्किल्स कि आपने लोगों के साथ कैसे रहना है। हाँ। तो लैटिट्यूड बहुत दिया जाता है, गुस्सा चढ़ गया, नहीं मर्दों को तो गुस्सा चढ़ता है, तो बच्चे को गुस्सा चढ़ गया, इट्स एक्सपेक्टेड। ऑफिस में गुस्सा चढ़ गया, बॉस बड़ा सख्त है, मियाँ सख्त है, तो आपको ना माफ़ी दे दी जाती है गुस्से के लिए। लेकिन सोशली ऐसे होता नहीं है ना, कि आपको जो आपने शुरू में इतनी अच्छी बात की, आपकी लाइफ की क्वालिटी क्या होती है, अच्छे इंटरेक्शन के साथ।
और ये बड़ा मैटर करता है कि आप किसी से इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, उससे बात कैसे कर रहे हैं, वो चाहे एक नोन है, वो अननोन है, वो आपका फैमिली मेम्बर है, वो आपका कोलीग है, जो भी है, लेकिन जो कन्वर्सेशन होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या इसका सारा ताल्लुक तरबियत से होता है, लाइफस्टाइल से होता है, जैसे आपको पाला गया होता है उससे होता है, या समटाइम्स कोई ऐसा एक्सपीरियंस होता है बचपन में या लाइफ में किसी भी एक दौराहे पर कि वो पूरी जिंदगी पर हावी हो जाता है? कोई भी ट्रॉमा, वो कॉम्बिनेशन है ना। ओके, वो डिपेंड करता है कि आपका वो हर एक की हिस्ट्री में हम देखेंगे भाई क्या चीज़ उसकी ज़्यादा स्टैंड आउट कर रही है। कि अगर आपको बहुत प्रोटेक्टेड पाला गया है, आपकी हर मर्जी मानी गई है, तो लाइफ में मर्जी कहाँ चलती है। ठीक है, जो मेन मैं जैसे अपने यहाँ फील करती हूँ ना कि जो कम्युनिकेशन एबिलिटी है ना वो मर्दों में नहीं होती। ओके, तो आप अगर अपने इमोशंस नहीं कर सकते, कि बेसिकली तो इंसान है ना, डर भी लगता है, उदासी भी होती है, परेशानी भी होती है, हर इमोशन है जी, हर इमोशन है। अच्छा, फिर देखिए ना हमारे यहाँ फाइनेंशियल इकोनॉमिक हालात बेहतर होने का नाम ही नहीं लेते। सही बात। हमारा जो मॉरल सिस्टम है ना, मॉरल स्ट्रक्चर बहुत ख़राब हो गया है। व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, आपका बेसिकली हमने अपने डेफिनेशन ही हमने गलत बनाई हुई है। अब इस सिलसिले में कि देखें आप क्या कहें और किस तरह चीज़ें चल रही हैं, तो वो उसका स्ट्रेस जो फाइनेंशियल किया गया है। आपको याद होगा एक दफ़ा प्रोग्राम में एक साहब ने फ़ोन भी किया था कि मुझे गुस्सा बहुत चढ़ता है। यस, ठीक है, तो हमने अच्छा, अब उसमें होता क्या कि वो अपनी फैमिली के साथ फिर रिलेट नहीं कर पाते। तो बीइंग अच्छा, कहीं ना कहीं देखें हमारी सोसाइटी में कहीं से ये बात ज़रूर आ रही है कि आपने अपनी वाइफ के साथ चीज़ें नहीं शेयर करनी, आपने वाइफ से डिस्टेंस रखना है। ये एक है और ये बहुत गलत है, बहुत गलत है कि आप अगर अपनी चीज़ें नहीं बेगम से करें, हाँ अपने फैमिली में करें या उनको प्रायोरिटी रखें। एक ये सोच है ना बहुत कि अच्छा चलो बीवी एक नहीं तो दूसरी भी मिल जाएगी, 4 की इजाज़त है तो मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। ये थोड़ी सी जो बैकग्राउंड पे जो सोच है ना, तो ये घर ख़राब कर रही है। yes. क्योंकि अब वाइफ किससे बात करे, वो जब उधर बात करती है तो वो जो सारा देखे ना रिलेशनल इशू जो है वो बिल्कुल सही बात है। अगर यही मर्द और औरत या मियां और बीवी आपस में बात करें, कम्युनिकेट करें, शेयर करें और हल करें, तो कहते हैं ना बात करने से और बात सुनने से बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। आयशा साहब, आप बहुत सारे लोग हैं जो कि जैसा शुएब ने पहले बात की कि आपको कोई चीज़ अगर नागवार गुजरी है, कुछ लोग फौरन रिएक्ट कर जाते हैं और वाकई और उनके कंट्रोल में नहीं होता, फौरन हाइपर हो जाएंगे फौरन। अब इस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए उस सिचुएशन के बाद में आपको रिग्रेट ना हो? देखिए हम तो वही कहते हैं ना, जो होता है ना, अच्छा थोड़ा सा सांस ले लो, पानी पी लो, 10 तक गिन लो, एक वो चीज़ें। कई दफ़ा जब ये रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है तो हम कहते हैं थोड़ी सी थेरेपी भी ले लो, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई चीज़ आपको कहीं ना कहीं कोई चीज़ आपकी पिंच कर रही है वो कि आपको जब कहीं नहीं सुना गया लाइफ में, कहीं नहीं वैलिडेट किया गया। देखिए अगर मैं एक्नॉलेज करूँ कि आपको जो भी प्रॉब्लम है, आपका ना आधा मसला हल हो जाएगा। ओके, सिर्फ सुन लेने से। अच्छा, और इसमें हम ये भी देखते हैं डॉक्टर साहब कि बहुत से लोग जो किसी मामले पे बहुत रिएक्ट कर रहे होते हैं, उन्हें कहा जाता है कि बिल्कुल करो लेकिन थोड़ा सा टाइम लो, एक आध दिन रुक जाओ, उसके बाद रिएक्ट करना, ताकि थोड़ा टाइम मिल जाएगा, आप ब्रीथ करेंगे तो हो सकता है कि वैसे आपको एनालाइज हो कि नहीं मैं ज़्यादा रिएक्ट कर रहा हूँ। एक कॉलर है हैदराबाद से, जवाद। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या पूछना चाहेंगे जी? जी बस आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, तो इसी पे मेरी भी यही बात है कि आजकल मतलब हालात ही ऐसे हैं कि हर बंदा गुस्सा करता है। आप करते हैं? एक मर्द बस घर में चला जाता है, वरना बेगम की बातें वगैरह सुनता है तो गुस्सा तो आ ही जाता है ना। ओहो, बेगम की बात सुन के गुस्सा आ जाता है। ऐसा क्या कह देती हैं आपको बेगम कि आपको गुस्सा आता है? हर मर्द का तकरीबन यही है कि मतलब घर में जाता है, एक ऑफिस की टेंशन अपनी होती है, बंदा थका आ रहा घर सुकून के लिए जाता है, घर में भी ये चिक 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 तक सुनता है तो इंसान को ऑटोमेटिकली गुस्सा आ जाता है। ये मेरा ख्याल है आपकी वाइफ से भी पूछना पड़ेगा कि उनकी इस बारे में क्या राय है। ये तो वन साइडेड स्टोरी है। ठीक है जवाब। ये क्या आपको बेगम पे गुस्सा आ गया, वो कहाँ जाएंगी, वो किससे बात करेंगी, वो क्या करेंगी? आपने तो उधर से उनको शट डाउन कर दिया, बच्चों को शट डाउन कर दिया, तो आपकी तो रिलेशनशिप खराब हो गई। देखिए आप तो ऑफिस जा रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन वो खातून तो घर पे है। एक और कॉलर भी है जी, समीना कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना है, पूछना चाहेंगी? मैं बस ये मर्दों के चिड़चिड़ेपन पे ही बात करना चाहती हूँ। मसला ही मर्दों में है जी, बताएं। नहीं बेचारे मर्द भी बेचारे तंग है, इतनी इन्फ्लेशन है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो भी परेशान है बेचारे। मैं कोई शक नहीं जी। जी क्या कहना क्या चाहेंगी?
बस यही कहना चाहूंगी कि ऑफिस की अलग टेंशन होती हैं, फिर इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा, उसको पूरा करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा होता है घर में, तो इसलिए मर्द का चिड़चिड़ापन होता है, फिर वो घर आके उतारते हैं अपना चिड़चिड़ापन। ठीक है। अच्छा, वैसे आपके हस्बैंड गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़े हैं? 50%। तो क्या, और बाकी 50% कौन है? 50% तो हालात है ना। अच्छा ठीक है, 50% तो खुद हैं, 50% हालात है, हालात में वाइफ नहीं आती। गुड, वेरी गुड, आई लाइक इट। बड़ा अच्छा सम अप किया आपने। ऐसे ये जो उन्होंने बात भी की कि हालात, फाइनेंशियल एस्पेक्ट, जैसे सबीन ने भी कहा, ये बड़ा एक अहम रोल प्ले करता है। आपने खुद भी कहा कि दिन ब दिन हालात ख़राब होते जा रहे हैं। अब ऐसे में क्या किया जाए कि हालात हमारे ना हमने ख़राब किए हैं ना हमने ठीक करने हैं, हम क्या करें? अच्छा देखिए, ये तो वो तो खैर सबके साथ है, बाकी मुल्कों में भी कोई ऐसे कोई नहीं है ना हम उसको कहें कि जी बस वो है। बात ये कि आपने अपने आप को देखना है कि आप अपने आप को संभाल कैसे रहे हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आपने आगे अपनी विरासत क्या देनी है, क्या आपने टूटे रिश्ते देने हैं या कोई बैंक बैलेंस देना है, विच इज़ मीनिंगलेस। ठीक है, तो आपको अपनी प्रायोरिटी करनी है। और जितने भी मर्द हजरात हैं, मैं एक बात कहूँ, जो घर कहते हैं ना दफ्तर की टेंशन है, आप क्यों ला रहे हैं वो घर में? वो वहीं छोड़ के आए, वहीं छोड़ के आए, अपने आप को काम डाउन करें, घर आए, बच्चों के साथ बैठें, उनको कहानियां सुनाएं, सच्ची झूठी, ठीक है, वाइफ के साथ बैठें, माइंड चेंज करें। आपका फैमिली टाइम, आपका फैमिली टाइम होना चाहिए। वो बर्डन लेके आप वो बैगेज घर लेके जाएंगे, काम तो हो जाएगा, मजीद चिड़चिड़ा, क्योंकि उससे आपकी फैमिली भी इफेक्ट होगी और चिड़चिड़ेपन में इजाफा हो जाएगा। अच्छा, घर आके ना फिर एक जगह बैठ जाना और फिर फोन उठा लेना। अब इसका बेसिकली है कि आपने सब कुछ शट आउट कर दिया, तो आपके अंदर जितने स्ट्रेस हार्मोन्स थे, अच्छा देखिए मेडिकल पे मैं बार बार ले जाती हूँ, आप स्ट्रेस ऐसे नहीं होता, आपके अंदर कॉर्टिसोल रन कर रहा होता है, वो आपके कंधों में बैठा हुआ है, आपके जिगर पे बैठा हुआ है, पेट बैठा हुआ है, टांगों में। जब तक आप वॉक नहीं करेंगे, जब तक आप एक्टिव नहीं होंगे, तो घर आइए, बच्चों के साथ गेम्स खेलें, उनके साथ रोल पोल थोड़ा सा करें, उनको तो आप रिलैक्स होंगे, तो वैसे काम आपने जो अगर अधूरा काम है तो वो मुकम्मल भी आप आराम से कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए नाज़रीन। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज।